वेलकम टू द एसे ऑफ द मंथ लाइव सेशन ऑन नियर पियर। और आज का जो हमारा सेशन है उसके अंदर हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ दैट एजुकेशन मेक्स अ पीपल ईजी टू लीड एंड डिफ़िकल्ट टू ड्राइव, ईजी टू गवर्न बट इम्पॉसिबल टू एनस्लेव। ऐसे ऑफ द मंथ काफ़ी सारे लोगों को तो इसका अंदाज़ा है बिकॉज हमने काफ़ी सारे पहले ऐसे ऑफ द मंथ के सेशंस किए हैं अपने डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ, but a lot of you will be new to this session. We're trying to have a lot of different sessions, free and accessible to all students. So not just those who are our enrolled students जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं काफ़ी अर्से से, उनके अलावा जो दूसरे दीगर स्टूडेंट्स हैं जो who are not enrolled to near peer, we're trying to do little things and have some sessions जिससे दूसरे aspirants का भी फ़ायदा हो. So this is part of that larger struggle जो हम कोशिश कर रहे हैं इसके लिहाज से. Now, since अभी हमने बिल्कुल start किया है, some people will be joining us shortly, so I'm going to give a very quick overview of the essay of the month. और उसके अलावा जो हमारी generally हम what we do at near peer. I would also recommend you guys to, for those who haven't seen the last essay of the month session जो हमने democracy is a culture rather than a process इस topic पे किया था, so I recommend you guys to watch that as well. और उसमें हमने बड़ी detail में explain भी शुरू में मैंने किया था for good 10-15 minutes what is near peer, how do we go about near peer और उसके क्या different aspects हैं. तो मैं quickly आपको flash कर देता हूँ for 2-3 minutes and we'll start the main discussion in about 5 minutes so that maximum number of people join us by then. So this is the near peer website. You go, you open the lectures, उसके अंदर different modules होंगे. English की जहाँ तक बात की जाए तो part 1 has been covered by हमाद और उसमें काफ़ी डिटेल में मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स उसके इंट्रोडक्शन के हवाले से, ऐसे के आउटलाइन के, थीसिस स्टेटमेंट के, बॉडी और कंक्लूजन के कवर किए हैं. काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की है डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर. फिर उसका ऐसे का सेम कोर्स का जो पार्ट 2 है वो मैंने कवर किया है जिसमें कुछ फाउंडेशनल एलिमेंट्स कवर किए हैं हमने इंग्लिश ऐसे के, because there are lots of things that people are not clear with the very basics of English essay. So we've tried to cover all different intricacies which are associated with the English essay exam. तो चाहे वो एग्ज़ाम की फ़िलासफ़ी क्या है, उसकी स्कीम क्या है, आपने आर्ग्यूमेंट कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, आर्ग्यूमेंट्स के अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं, आइडिएशन कैसे आपने डेवलप करनी है, आपने बॉडी पैराग्राफ्स कैसे लिखने हैं. देन वी हैव डिस्कस डिफरेंट इशू बेस्ड एंड आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस और इन पे हमने फुल फ्लेज कंप्लीट 100% एसेस लिखे और उनकी डिस्कशन की हुई है अपने कोर्स के अंदर. नियर पेयर के अंदर हमने इसके साथ साथ आउटलाइन और पैराग्राफ कैसे लिखना है, डिफरेंट इंट्रोडक्शंस कैसे लिखने हैं, और जिस तरह ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि कैसे मैंने एक पूरा इंट्रोडक्शन लिख के दिखाया था. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी हैव कवर्ड इन नियर पियर इंग्लिश ऐसे डिस्कशन, इंग्लिश ऐसे लेक्चर सीरीज़. वोकेबलरी इन्हांस करने के लिए डिफरेंट टूल्स यूज़ किए हैं. इसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट कैसे बिल्ड करना है उसको एक एक चीज़ को आइडेंटिफाई किया है कि साइन पोस्ट कहाँ पर यूज़ हुई है, आर्ग्यूमेंट कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है, लॉजिकल कनेक्टर्स कहाँ बनाए हुए हैं. Also discussed and shared a lot of prerequisite sources. So for instance, a lot of topics are very challenging. They are very knowledge intensive and information intensive topics like climate change. तो उस पर फिर मैं prerequisite sources share करता रहा हूँ, additional sources share करता हूँ ताकि जो knowledge component है हमारे students का वो enhance हो. उसके अलावा क्विजेज़ और MCQs हम ऐड करते हैं अपने लेक्चर्स के साथ सो दैट आपकी रिटेंशन इंक्रीज़ हो और आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ करो. द लास्ट थिंग दैट व्हाट वी डू इज़ दैट वी हैव एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑन एडमोडो की जो हम सोर्स यूज़ करते हैं इट्स एन वर्चुअल क्लासरूम वेयर जिन क्लासरूम्स में आप इनरोल्ड होते हैं अपने इंस्ट्रक्टर के साथ आप उसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं. जैसे मैं भी यही यूज़ करता हूँ सोर्स टू डिस्कस एंड शेयर रिसोर्सेज एंड न्यू मटेरियल विद द स्टूडेंट्स, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव सर्टेन कंसर्न्स रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेस के इसमें हम इंस्ट्रक्टर से कैसे कम्युनिकेट करेंगे. तो in fact it is much easier to communicate with the instructor through virtual platforms कि आप एग्ज़ाम तक किसी भी टाइम कंसल्ट कर सकते हैं अपने इंस्ट्रक्टर से, रादर देन कि आपने 3 महीने का किसी फिजिकल एकेडमी में सेशन करवाया, कवर किया और उसके बाद देन यू नेवर गोइंग टू सी दैट इंस्ट्रक्टर एवर अगेन.
कुछ ये यूट्यूब पे नियर पीयर और ऐसे से रिलेटेड खास तौर पे रिसोर्सेज पढ़े हैं, वो आप देखें। ऐसे ऑफ द मंथ जो पिछला है वो CSS ऑनलाइन बाय नियर पीयर के पेज पे भी और CSS प्रेपरेशन बाय नियर पीयर के ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा, जो हमने डेमोक्रेसी के ऊपर लास्ट टाइम डेमोक्रेसी इज़ अ कल्चर रादर देन अ प्रोसेस इस पर डिस्कशन की थी. So that's the brief introduction to near peer and what we've so far done. Now we're quickly going to move to our topic, which is education makes a people easy to lead and difficult to drive, easy to govern but impossible to enslave. Now, you guys नो कि एजुकेशन एक बहुत अहम टॉपिक है CSS से रिलेटेड, मगर इसकी ना बहुत ज़्यादा जिद्दतें हैं, बहुत ज़्यादा इसकी डायमेंशंस हैं इस एजुकेशन के टॉपिक की. सो इट्स दिस इन दिस लार्जर थीम ऑफ एजुकेशन इसमें काफ़ी डिफरेंट एस्पेक्ट्स निकलते हैं. तो ऐसे के अंदर ये मैंने मल्टीपल टाइम्स अपने कोर्स के अंदर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है बहुत एम्फोसाइज़ किया कि आपकी लॉजिक जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. सो आपको लॉजिकली कनेक्ट करना है अपने सारे आइडियाज़ को, while you have to present diverse set of arguments, but all of these diverse set of arguments should be logically coherent to the central theme of the essay. और इसमें यह है कि कुछ लोग ये कहते हैं ना कि जैसे अगर हम कोई एक जनरल थीम प्रिपेयर कर लें तो क्या उसके सारे एसेस हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता. लेट्स से आपने एक जनरल थीम एजुकेशन से रिलेटेड प्रिपेयर कर ली, आपने दुनिया जहान के फैक्ट्स एजुकेशन से रिलेटेड प्रिपेयर कर लिए, लेकिन अगर आपको आर्ग्यूमेंट बनाना नहीं आता, अगर आपकी दलील मजबूत नहीं है, तो आपके लिए इस तरह का टॉपिक करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये हर टॉपिक अपनी लॉजिक के हिसाब से डिमांड करता है कि आप उसको इलूसिडेट करो, उसको एक्सप्लेन करो. तो अब जब हम इसकी बात करते हैं तो ये दो तरह के एसेस होते हैं CSS के अंदर जो मैंने डिस्कस किए हैं अपने लेक्चर्स के अंदर, बड़े डिटेल में उनको एक्सप्लेन किया हुआ है. एक होते हैं इशू बेस्ड एसेस और एक होते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस. इशू बेस्ड एसेस वो हैं जो किसी एक स्पेसिफिक इशू पे आते हैं और बड़े उसकी क्लियर कट डायमेंशंस और डिस्कस की होती हैं, जैसे वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, गुड चैलेंजेस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, energy crisis, things like these constitute issue-based essays. Climate change, causes and solutions, these are issue-based essays. Argumentative essays require you a certain interpretation of the topic and then explain that topic, जिसके अंदर proverbial statement भी हो सकती है, कोई idiomatic expression हो सकती है, किसी बंदे की quotation हो सकती है, कोई words of wisdom हो सकती है. ठीक है, तो इस context में ये थोड़ा सा broad होता है, general होता है उसके अंदर. तो ये जो topic हमारा है, एजुकेशन मेक्स अ पीपल ईजी टू लीड, डिफिकल्ट टू ड्राइव, ईजी टू गवर्न एंड इम्पॉसिबल टू एनस्लेव, ये एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है. अगर यही टॉपिक अगर होता चैलेंजेस ऑफ हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, एजुकेशन के चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन एनरोलमेंट इन पाकिस्तान, ठीक है, ये वाली चीज़ें इशू बेस्ड ऐसे में आती. लेकिन ये वाला टॉपिक एक आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक है. इसी तरीके से जो टॉपिक है फ्यूचर ऑफ नेशंस आर डिसाइडेड इन क्लासरूम्स, एजुकेशन इज़ फॉर लाइफ नॉट फॉर लिविंग, these kinds of topics are argumentative. They require you a broader set of argumentation generally, but being logically coherent to the central idea. तो अब मैं सबसे पहले हम इसकी एक बिल्कुल बेसिक लेवल पर डिस्कशन करते हैं, इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं. आपके सामने ये टॉपिक अभी आया है. ऑल द स्टूडेंट्स जो नियर पीयर के मेरे ऐसे के स्टूडेंट्स हैं who must be watching this lecture, उनको यही है रिकमेंड कि वो आप अपनी जो अपनी स्क्रिप्ट्स हैं आपकी, आप उसे सामने रखें जो आपने इस ऐसे की लिखी हैं, ताकि आप कंपेयर कर सकें और अपने जो आपकी गलतियां हैं, आपके उसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, आप उसको साथ साथ इवेलुएट कर सकें आप. सो आपके सामने अभी ये टॉपिक आया है. फॉर द रेस्ट ऑफ यू हैव सीन दिस टॉपिक फॉर द फर्स्ट टाइम. एजुकेशन मेक्स अ पीपल ईजी टू लीड, डिफिकल्ट टू ड्राइव, ईजी टू गवर्न एंड इम्पॉसिबल टू एनस्लेव. So the first thing that you do is you start brainstorming on this idea कि individually इसके components हैं, अब इनका क्या मतलब है. एक बड़ा ही मुझे ये इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए लगा, पास पेपर से मैंने ये लिया, बिकॉज ये टॉपिक ने खुद बहुत ज़्यादा ना अपनी डायमेंशंस लिखी हुई हैं कि इसके अंदर डायमेंशंस मौजूद हैं. आप उस हर डायमेंशन को एक्सप्लेन करते जाएंगे और उस हर डायमेंशन पे केस स्टडी देते जाएंगे और आपका ऐसे मुकम्मल हो जाएगा. तो अब हमें इंडिविजुअली देखना पड़ेगा कि व्हाट डज द ईच ऑपरेटिव टर्म इंटेल्स. इसमें 4 ऑपरेटिव टर्म्स हैं: लीड, ड्राइव, गवर्न एंड इनस्लेव. ठीक है, तो अब हमने इन सब के बारे में सोचना है, हर एक के लिए मेन आर्ग्यूमेंट क्रिएट करना है और उसके लिए कुछ लॉजिकल रीजंस क्रिएट करने हैं कि हाउ डज एजुकेशन मेक अ पीपल से मुराद आप नेशन है यहाँ पे, कि एक कौम को जो तालीम है वो उसको लीड करना कैसे आसान बना देती है. तो ये एक पॉजिटिव सेंस में वर्ड यूज़ हो रहा है. डिफ़िकल्ट टू ड्राइव, ड्राइव इसमें नेगेटिव सेंस में यूज़ हो रहा है.
ईजी टू गवर्न ऑब्वियसली पॉजिटिव सेंस में, और इम्पॉसिबल टू इंस्लेव नेगेटिव। अब हम इंडिविजुअली देखते हैं इनका क्या मतलब बन सकता है। अभी आपने बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स में नहीं जा रहे, मगर ब्रॉड आउटलाइन अपने जहन में एक बना रहे हैं, एक ब्रॉड आइडियाज़ इसके जो हैं हम उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो ईजी टू लीड का मतलब है कि एक ऐसा मुआशरा जो पढ़ा लिखा मुआशरा है, जिसमें तालीम पाई जाती है, द एजुकेशन इज़ परवेडेड इन द सोसाइटी, इट्स यूबिक्विटस इन द सोसाइटी, इन सच ए सोसाइटी इट इज़ ईजियर फॉर रिफॉर्मर्स टू लीड दैट सोसाइटी। एक ऐसा मुआशरा जो पढ़ा लिखा मुआशरा है वो अपने खैर ख्वाहों को पहचान सकता है और अपने दुश्मनों को पहचान सकता है। तो ऐसे मुआशरे में जब सोशल रिफॉर्मर्स, जनरली रिफॉर्मर्स आते हैं या अच्छे लीडर्स आते हैं, तो वो उनके अच्छे लीडर्स की, रिफॉर्मर्स की अच्छी लीड को फॉलो करते हैं टुवर्ड्स प्रोग्रेस। So an educated society will follow the leadership of good reformers in pursuit of their collective prosperity and collective progress. इसी का कंट्रास्ट क्या है? इसका कंट्रास्ट ये कि ऐसा मुआशरा जहाँ पर एजुकेशन की कमी है, तालीम की कमी है, लोगों में इलिटरेसी ज़्यादा है और तालीम भी उनकी होलिस्टिक नहीं है, तो ऐसे मुआशरे में सोशल रिफॉर्मर्स आ भी जाएं तो ऐसा मुआशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग अपने रिफॉर्मर्स को पहचान ही नहीं सकेंगे, वो लोगों को पता ही नहीं होगा, वो उनकी लीड ही नहीं फॉलो करेंगे, बिकॉज दीज पीपल विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज पीपल्स एंड द काइंड ऑफ रिफॉर्म्स दैट दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग। ठीक है, सो द आइडिया इज़ के इन एन अनएजुकेटेड सोसाइटी, इन एन इलिटरेट सोसाइटी, it is difficult to bring social change even when there are good leaders, or even if there is some sort of reformer, because such people cannot follow the lead of such good innovators, entrepreneurs, leaders, reformers. So get the idea कि तरक्की की तरफ लीड करवाना है उस माशरे को आसान है जो एजुकेटेड है या इस चीज़ को समझता है। दूसरी चीज़ डिफ़िकल्ट टू ड्राइव। अब यहाँ ड्राइव से मुराद उसी लीड से थोड़ा सा मुख्तलिफ करके अगर देखें, ड्राइव से मुराद जनरली जो इसमें यूज़ हुआ है कंटेक्चुअल, इसका मीनिंग ये है कि मैनिपुलेट करना, इमोशनली उसको, किसी को ड्राइव करना, उसको चलाना, मैनिपुलेट करना, कंट्रोल करना उस पर। तो एक ऐसा मुआशरा जो तालीम याफ्ता नहीं है, जहाँ पर तालीम की कमी है, तो ऐसे मुआशरे में जो डेमोगॉग्स हैं वो मैनिपुलेट कर सकते हैं लोगों की इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को, और चूंकि एजुकेशन ना होने की वजह से उनमें रैशनैलिटी कम होगी, रीज़न कम होगा, कैपेसिटी टू रीज़न कम होगी, क्योंकि एजुकेशन आपको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाती है, एजुकेशन आपको रीज़न सिखाती है, एजुकेशन आपको रैशनैलिटी सिखाती है। एजुकेशन अलाउज यू टू डिस्टिंग्विश बिटवीन the right and wrong. Education allows you to distinguish between what is true and what is propaganda. तो इन सब, जब ये सारी चीज़ें माशरे में नहीं होंगी, एजुकेशन नहीं होगी, तो फिर पॉपुलिस्ट्स और डेमोगॉग्स जो हैं वो मैनिपुलेट कर सकते हैं लोगों को, और इसकी वजह से वो फिर इमोशनली मैनिपुलेट होंगे। तो यहाँ पर वो मैनिपुलेशन बाय डेमोगॉग्स जो है, ये मेन आइडिया। अब इजी टू गवर्न का क्या मतलब है? गवर्न से मुराद यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस है, कि किस तरीके से एक ऐसा माशरा, ये तो बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, दिस इज़ द मोस्ट फंडामेंटल एंड फाउंडेशनल लॉजिक, कि एक ऐसा माशरा जहाँ पर तालीम कम है तो वहाँ ऑटोमेटिकली जराइम की तादाद ज़्यादा होगी, वहाँ टैक्स इवेजन ज़्यादा होगी, वहाँ करप्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली गवर्नेंस मुश्किल हो जाएगी। जिस मुल्क में करप्शन ज़्यादा है, जिस मुल्क में रेंट सीकिंग ज़्यादा है, पेट्रनेज नेटवर्क्स ज़्यादा हैं, जिस माशरे में क्राइम ज़्यादा है, टैक्स इवेजन ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली ऐसी रियासत को चलाना ज़्यादा मुश्किल है, गवर्नेंस मुश्किल है, और वहाँ पे पुअर गवर्नेंस होगी। बाय कॉन्ट्रास्ट एक ऐसा माशरा जो पढ़ा लिखा है, तो वहाँ पे क्राइम कम होगी, क्योंकि मोर पीपल आर एजुकेटेड मीन्स मोर पीपल आर एम्प्लॉयड, लेस पीपल आर ससेप्टेबल टू ड्रग कल्चर, लेस पीपल आर ससेप्टेबल टू क्रिमिनल कल्चर, लेस पीपल इवेड टैक्सेस, मोर पीपल हैव मोर सिविक सेंस, लोगों को अपने जिम्मेदारियों का एहसास है। तो ऐसे माशरे में टैक्सेस ज़्यादा इकट्ठे होंगे, करप्शन कम होगी, क्राइम कम होगा, तो ऑटोमेटिकली फिर उसका मुल्क का, ऐसे माशरे की गवर्नेंस करना आसान होगी, और ऐसा माशरे की गवर्नेंस बेहतर होगी, गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स पे चलेगा। इसी तरह जो चौथी चीज़ है, इम्पॉसिबल टू एनस्लेव,
ये वो बड़ी बेसिक चीज़ है जो हम एजुकेशन और जमहूरियत के साथ एसोसिएट करते हैं और इनका आपस में लिंक भी बनाते हैं। वो ये कि जब तालीम किसी माशरे में नहीं होती या किसी शख्स को तालीम नहीं मिलती तो उसको अमूमी तौर पे अपने बुनियादी हकूक़ का भी अंदाज़ा नहीं होता। तो एक पहली चीज़ जो तालीम किसी भी माशरे में किसी इंसान में जो इक़दार इनकलकेट करती है वो इक़दार हैं अपनी ज़ाती खुद शनासी की, अपनी सेल्फ वर्थ की, कि आपको अगर अपनी सेल्फ वर्थ है एज अ ह्यूमन बीइंग तो आप फिर अपने राइट्स को एक्सेप्ट करते हो और उसको मनवाते हो कि ये आपके राइट्स हैं। तो ऐसा मुआशरा जो पढ़ा लिखा नहीं है या उसे डिलिबरेटली पढ़ा लिखा नहीं रहने दिया जा रहा, पढ़ने लिखने नहीं दिया जा रहा, तो ऐसे मुआशरे के अंदर आवाम अपने राइट्स को ना समझती है और ना ही अपने राइट्स को मनवाती है। तो ऐसे मुआशरे में जब लोगों के सिविल राइट्स, उनके पॉलिटिकल राइट्स, उनके सोशो इकोनॉमिक राइट्स उन्हें नहीं फराहम किए जाते तो ऐसा मुआशरा फिर इंस्लेव्ड मुआशरा ही हुआ ना। एक ऐसा स्लेवरी क्या है, स्लेवरी या इंस्लेवमेंट का कॉन्सेप्ट यही है कि आपको आपके बुनियादी हकूक़ ना मिलें, आपको एक इंसान की हैसियत से ना समझा जाए, क्योंकि एक इंसान जो है उसकी ह्यूमैनिटी ये डिमांड करती है कि उसके कुछ हकूक़ हैं, उसके कुछ राइट्स हैं, और दैट इज़ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ ह्यूमन बीइंग। और एक स्लेव का कॉन्सेप्ट ये है कि उसके हकूक़ नहीं है, वो किसी की प्रॉपर्टी है, वो किसी के डिस्क्रेशन पे है, वो किसी की ईमा पे ज़िंदगी गुजार रहा है, उसकी अपनी ज़ाती इनफरादी हैसियत नहीं है। तो जो मुआशरा जो मुआशरा एजुकेटेड नहीं होगा, वहाँ राइट्स की पहचान नहीं होगी और उस राइट्स की स्ट्रगल एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ऐसा मुआशरा को इंस्लेव करना भी आसान होगा और ऐसा मुआशरा इंस्लेव्ड रहेगा, बोथ इन द लिटरल सेंस ऑफ इंस्लेवमेंट एंड ऑल्सो इन द फिगरेटिव सेंस ऑफ इंस्लेवमेंट। लेकिन ऐसा मुआशरा जो पढ़ा लिखा मुआशरा है, तालीम याफ्ता मुआशरा है, तो वहाँ पर फिर खुद शनासी ज़्यादा होगी, हकूक़ का एहसास ज़्यादा लोगों को ज़्यादा होगा, वो अपने हकूक़ का इदराक करवाएंगे, अपने हकूक़ मनवाएंगे, और ऐसा मुआशरा कभी भी इंस्लेव नहीं होगा, नाइदर लिटरली नॉट फिगरेटिवली। तो ये ब्रॉड कुछ हमारे डिस्कशन पॉइंट्स थे कि ये चार आपको बेसिकली सबसे पहले फ्रेम करना है अपने ज़हन में कि ये मैं बातें क्या करने जा रहा हूँ इस ऐसे में, क्योंकि इस ऐसे के चार इंडिविजुअल कंपोनेंट्स अगर बनते हैं तो इन चार अज्जा को आप एक इंडिविजुअल हैसियत पे कंस्ट्रक्ट किस तरीके से करना है, किन लाइंस पे कंस्ट्रक्ट करना है और इनका आपस में क्या फ़र्क है। तो जब आपने ये अपने जहन में बना लिया, और ये आपने सबसे पहले पेपर में भी अगर आप करेंगे तो सबसे पहले आप आखिरी सफ़े पे इस तरह रफ वर्क करेंगे और उसमें ये you will brainstorm and you are basically scribble like I have scribbled here and discuss in your head कि आप क्या चाह रहे हैं इस ऐसे में, क्या different dimensions हैं, ठीक है। So that is what this essay entails। अब हम individually इस पे जाते हैं। अब आपको बुनियादी बातों की समझ आ गई। This was the general scheme that I have given for most of argumentative essays in my courses, कि आप हमेशा पहले इंट्रोडक्शन देते हो, देन यू मूव टू द डेफिनेशंस इन द टॉपिक, देन यू मूव टू द मेन आर्ग्यूमेंट्स जो आपके 3-4 पैराग्राफ्स उस पर लगते हैं, देन यू गिव 3 or 4 केस स्टडीज़, देन यू प्रेजेंट एन इन्वर्स लॉजिक, देन यू मूव टू रिकमेंडेशंस एंड कंक्लूजन्स। इन्वर्स लॉजिक में अक्सर लोगों को डाउट होता है, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूँ। इन्वर्स लॉजिक फॉर इंस्टेंस अगर टॉपिक है कि वायलेंस इज़ द लास्ट रेफ्यूज ऑफ द इनकॉम्पिटेंट, कि जो लोग इनकॉम्पिटेंट होते हैं, जो जिनमें सलाहियत कोई नहीं होती, वो लोग फिर वायलेंस पे रिजॉर्ट करते हैं। तो आपने पूरा ऐसे इस चीज़ पे लिखा कि इनकॉम्पिटेंस कैसे वायलेंस की तरफ लेकर जाती है, लेकिन एक पैराग्राफ आपने इसके मुतजाद में लिखना है कि जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो क्या करते हैं। इनकॉम्पिटेंस तो वायलेंस की तरफ लेकर जाती है, तो कॉम्पिटेंट लोग ऑल्टरनेटिवली निगोशिएशंस करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाते हैं, इनोवेटिव आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करते हैं। तो ये इन्वर्स लॉजिक है। मगर आप ये देखें कि ये टॉपिक की कोई इन्वर्स लॉजिक जनरली नहीं बनती, ये टॉपिक एक प्लेन सिंपल टॉपिक है जिसकी 4 डायमेंशंस हैं, तो इसीलिए उसके अंदर ये इम्प्रोवाइज़ करें और इन्वर्स लॉजिक का इसमें सेक्शन ऑटोमेटिकली नहीं बनेगा। इसी तरह इसमें डेफिनेशंस भी एज सच हमें एक पैराग्राफ में देने की ज़रूरत नहीं है। जब हम मेन आर्ग्यूमेंट्स देंगे उसी में हम हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते जाएंगे कि लीड से क्या मतलब है, ड्राइव से क्या मतलब है, गवर्न से क्या, एनस्लेव से क्या, अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स में। और इस पर्टिकुलर ऐसे के अंदर आई थॉट व्हेन आई एक्सपेरिमेंटेड विद राइटिंग डिफरेंट दिस ऐसे इन डिफरेंट वेज कि अगर इसके अंदर केस स्टडीज़ को हर आर्ग्यूमेंट में ही इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए रादर देन अ सेपरेट 3-4 पहले सेपरेट 3-4 आर्ग्यूमेंट्स लिखे जाएं और फिर 3-4 सेपरेट केस स्टडीज़ लिखी जाएं,
तो हर आर्ग्यूमेंट के नीचे ही उसकी केस स्टडी डाल दी जाए तो दिस विल हैव अ ग्रेटर परसुएसिव वैल्यू. सो आई थिंक इसमें हमें इस तरफ मूव करना चाहिए, इस मॉडल पे मूव करना चाहिए. सो आई एम गोइंग टू shift slightly away from the conventional model which we've generally followed in most of argumentative essays in the course. Why? Because this way I believe that this will be more persuasive, this will be more compelling, this will be a more compelling read. चलें स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आपका आ गया इंट्रोडक्शन. लैक ऑफ एजुकेशन क्रिएट्स एन एपैथेटिक इनकॉम्पिटेंट एंड सबसर्विएंट सोसाइटी. मैंने आपको समझाया था कि इंट्रोडक्शन आउटलाइन के अंदर भी आपका कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए ताकि आपकी पूरी बात समझ आए उसके अंदर. इसी तरह तो मैं ये 2-3 पॉइंट्स जो इस ऐसे के मेन हैं, मेन जिस्ट को 3 पॉइंट्स में समराइज़ किया कि लैक ऑफ एजुकेशन क्रिएट्स एन एपैथेटिक इनकॉम्पिटेंट एंड सबसर्विएंट सोसाइटी. Contrarily, education fosters mutual cooperation between the government and the people to promote collective interests of the society. तो ऐसे अल्फाज यूज़ करने की कोशिश की गई है ताकि वो मेन सारे आइडियाज़ को इनकैप्सुलेट करे. एपैथेटिक होगी तो वो ऑब्वियसली अपने राइट्स को भी नहीं एक्सेप्ट करेगी. एपैथेटिक होगी तो उसके अंदर सिविक सेंस भी नहीं होगी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, करप्शन ज़्यादा होगी ऑटोमेटिकली. इनकॉम्पिटेंट होगी तो ग्रोथ नहीं ज़्यादा हो सकती, गवर्नेंस नहीं बेहतर हो सकती. सबसर्विएंट इंस्लेवमेंट और ड्राइव के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया है. कॉन्ट्रेरिली, एजुकेशन फॉस्टर्स म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल टू प्रमोट कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. और चूंकि हम केस स्टडीज़ डालेंगे कंटेम्प्रेरी भी और हिस्टोरिकल भी, तो इसलिए ये थर्ड पॉइंट, एम्पिरिकल एंड हिस्टोरिकल एविडेंस सजेस्ट्स दैट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द स्प्रेड ऑफ सिविल लिबर्टीज़ आर डायरेक्ट आउटकम्स ऑफ वाइड स्प्रेड एजुकेशन. कि बेसिकली किसी भी मुआशरे की तरक्की जो है और मुआशरे का ज़्यादा फ्रीडम की तरफ जाना, फ्री होना, ये एजुकेशन के आउटकम्स का नतीजा है. वही जो बेसिकली सेंट्रल आइडिया है इस पूरे ऐसे का. अब आगे हमने अगला इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हम मेन हेडिंग्स जो अपने टॉपिक्स की बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली हमें इसके अंदर ऑलमोस्ट गिवन है. कि आप ये देखें, चूँकि उसने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया तो हम उन्हीं 4 सेक्शंस की 4 हेडिंग्स बना लेंगे. जैसे कि How does education make a people easy to lead? How does education make a people difficult to drive? How does education make a people easy to govern? इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, लैंग्वेज को थोड़ा डाइवर्सिफाई करेंगे, बट जनरली वो हमें खुद ही सेट आर्ग्यूमेंट्स इसके अंदर की स्टेटमेंट्स मौजूद हैं. एंड आई जनरली रिकमेंड कि हम सिर्फ जो हैं वो क्वेश्चंस की शक्ल में बनाएं मेन हेडिंग्स, क्योंकि वो डायरेक्टली कैप्चर करता है बड़ी द हार्ट ऑफ द टॉपिक को. तो आपने ऐसा लगता है कि आपने टॉपिक को बिल्कुल उसकी गर्दन से पकड़ लिया है, तो लॉजिक आपकी बड़ी कंसिस्टेंट रहती है. तो दैट्स व्हाई आई रिकमेंड कि आप क्वेश्चंस की शक्ल में मेन हेडिंग बनाएं. तो पहला जो हमारा हेडिंग होगी वो कि हाउ डज एजुकेशन मेक अ पीपल ईजी टू लीड. अब लीड के अंदर हम वही बात सारी की सारी करेंगे जो मैंने आपको सबसे पहले एक्सप्लेन की थी कि एजुकेशन इज़ इंस्ट्रूमेंटल इन इम्पार्टिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. Thus, lack of education leads to poor civic sense. तो एक एजुकेशन जो है किसी भी माशरे में, तालीम जो है वो बड़ी इंस्ट्रूमेंटल होती है, उसका बड़ा रोल होता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी माशरे में देने के लिए. और इसी तरह अगर किसी माशरे में एजुकेशन नहीं होगी तो उसके अंदर पुअर सिविक सेंस होगी. तो एक पुअर सिविक सेंस किसी माशरे में होगी तो फिर ऐसा माशरा को कोई लीड नहीं कर सकता आसानी से. उस माशरे को लीड करना पॉजिटिव डायरेक्शन में बहुत मुश्किल होगा. जैसे कि आप ये देखें, an educated society follows the lead of great reformers in order to achieve social progress. कि जो अनएजुकेटेड सोसाइटी है उसके लिए तो ये मुश्किल है, लेकिन जो एजुकेटेड सोसाइटी है वो ग्रेट रिफॉर्मर्स की लीड में सोशल प्रोग्रेस की तरफ मूव करना आसान होता है. उसमें मैंने 2 केस स्टडीज़ इसमें यूज़ की हैं. द चाइनीज़ पॉलिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ ज़ेडोंग एंड डेंग जाओपिंग ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ इनटू वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस सोसाइटीज़ ऑफ मॉडर्न टाइम्स. ठीक है. अब इसमें इस केस स्टडी में आप चूँकि मिक्स एंड मैच हमें इसमें करना है, तो आई थिंक आपका जो एक पैराग्राफ होगा, सेकंड पैराग्राफ, ऑब्वियसली फर्स्ट पैराग्राफ हमारा इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होगा और वो मैं भी एंड पे डिस्कस करूँगा जब हम पूरा ऐसे डिस्कस कर लेंगे. फिर हमारे लिए इंट्रोडक्शन लिखना आसान होगा, तो आई एम स्किपिंग दैट. बट ये आपकी सबसे पहले आउटलाइन में पहला आ गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बॉडी में आपने पूरा इंट्रोडक्शन लिख लिया. फिर आपके आउटलाइन के अंदर ये वाला सेकेंड पॉइंट होगा
तो उसमें ये सेकंड पैराग्राफ आपका बन जाएगा इन दोनों चीज़ों के ऊपर। इस सेकंड पैराग्राफ के अंदर आप एक्सप्लेन करेंगे कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकलकेट करने में, लोगों को पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत, लोगों को तमीज़ करने का एहसास आता है अच्छे और बुरे लीडर्स के दरमियान, सिविक सेंस उनकी इंप्रूव होती है। तो ऐसा माशरा जिसमें एजुकेशन नहीं है वहाँ पर पुअर सिविक सेंस होगी, वो लोग ग्रेट रिफॉर्मर्स, और अगर लीडर्स वहाँ मौजूद हैं तो वो कभी लीडर्स ऊपर आ ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा माशरा ऐसे लोगों की, ऐसे लीडर्स की, रिफॉर्मर्स की कदर नहीं करता, और अगर आ भी जाएँ तो उनकी कभी लीड को फॉलो नहीं करता। लेकिन इसके बरक्स एक तालीमी याफ्ता माशरा, एक बेहतर माशरा जो है वो ग्रेट रिफॉर्मर्स की लीड को फॉलो करता है और तरक्की की तरफ जो है, समाजी तरक्की की तरफ गामजन होता है। तो ये आपके दो पॉइंट्स जो हैं आप इन्हें एक पैराग्राफ में कर सकते हैं, और ये जो दो केस स्टडीज़ हैं इन दोनों को आप एक पैराग्राफ में कर सकते हैं। इसमें यू कैन प्ले अराउंड, फॉर इंस्टेंस यू कैन हैव वन पैराग्राफ स्पेशली जस्ट फॉर दिस, वन पैराग्राफ फॉर दिस एंड वन पैराग्राफ फॉर दिस। इट रियली डिपेंड्स अपॉन आपकी हैंड राइटिंग कितनी है, आपका नॉलेज कितना है, नॉलेज इन द सेंस कि आप उस आर्ग्यूमेंट को कितनी बेहतर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, आपके पास अल्फाज का कितना ज़ख़ीरा है उसको कंस्ट्रक्शन करने का। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि हमने ब्रॉडली 12-14 या 14-15-16 पैराग्राफ्स बनाने होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अगेन योर टाइम, योर स्किल सेट, योर नॉलेज, तो इसलिए यू कैन वेरी दैट अकॉर्डिंगली। बट अगर मैं ये ऐसे कर रहा होता तो मैं इन दोनों को एक पैराग्राफ लिखता, और फिर ये जो दो केस स्टडीज़ मैंने लिखी हैं इन दोनों का एक पैराग्राफ लिखता, बिकॉज मेरे पैराग्राफ स्लाइटली बड़े होते थे, 75% ऑफ द पेज कवर करता था एक पैराग्राफ, तो इसलिए मैं फिर इन दोनों को मर्ज कर लेता। सो अब चाइनीज़ पॉलिटी वाली क्या मिसाल है, उसकी मिसाल ये है कि आप ये देखें कि माओ ज़ेडोंग के टाइम पे जब चाइना आज़ाद हुआ तो एक सोशलिस्ट डॉक्ट्राइन के अंदर एजुकेशन वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द वेरी फाउंडेशनल एलिमेंट्स ऑफ सोशलिस्ट डॉक्ट्रिन एंड माओइस्ट डॉक्ट्रिन। तो माओ ज़ेडोंग के टाइम में एक वाइड स्प्रेड एजुकेशन की गई और आवाम में जो है वो शऊर उजागर किया गया, तालीम फैलाई गई, उनके हकूक़ से उन्हें आगाह किया गया, जिसकी वजह से एक माशरे में जनरली एजुकेशन बहुत ज़्यादा फैल गई। और उसके बाद डेंग जाओपिंग जब 1970s में आता है तो वो फिर मज़ीद रिफॉर्म्स उसके अंदर लेकर आता है और सोसाइटी को, मार्केट को ओपन करता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट किए जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं, मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाती है चाइना के अंदर, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को रिफॉर्म किया जाता है। तो डेंग की ये जो सारी रिफॉर्म्स थी उन सब को चाइनीज़ सोसाइटी ने सर तस्लीम खम किया उन रिफॉर्म्स के सामने और उनको फॉलो किया, और उन्होंने उसको इसीलिए डेंग की पैरवी की क्योंकि एक मुआशरा तालीम याफ्ता हो चुका था और उन्हें इस बात का एहसास था कि दुनिया में अब तरक्की के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, कि जो चीन ने पुराना मॉडल था उसका एक पूरे स्टेट कंट्रोल का, वो इट इज़ नो लॉन्गर रेलिवेंट, और जो डेंग अब नई रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, नई इस्लाहात की बात कर रहा है, वो हमारे कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी हैं। अवाम ने इस बात का इदराक किया, इस बात को कबूल किया, इसीलिए उन्होंने डेंग की रिफॉर्म्स को फॉलो किया कि ये बंदा जो रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, जिन इस्लाहात की बात कर रहा है, ये बंदा ठीक कह रहा है। दुनिया में चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं, दुनिया में हमें अगर कंपेटिटिव रहना है और तरक्की करनी है तो इन रिफॉर्म्स पे चलते हुए करनी है, और ये बंदे की हिस्ट्री ऐसी है कि ये बंदा कामयाब बी की तरफ हमें लेकर जा सकता। सो दैट इज़ हाउ you are going to logically connect. So you can see how I am only emphasizing on those parts which link the logic of the topic, क्योंकि हमने कनेक्शन एंड पे एजुकेशन का और लीड का बनाना है और रिफॉर्म का बनाना है, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अब आपके जहन में बहुत ज़्यादा लोगों के सवाल आएंगे, ख़ासतौर पे वो लोग जिन्होंने काफ़ी क्या आवाज़ का मसला आ रहा है? ऑलराइट, सो द वॉइस इज़ फाइन। सो आप में से जो लोग ख़ास तौर पे जो थोड़े वेल रेड हैं या इस इशू को फॉलो करते हैं, दे वुड आर्ग्यू लेजिटिमेटली सो कि काफ़ी इश्यूज़ थे माओ के सिस्टम के अंदर, काफ़ी ऑटोक्रेटिक सिस्टम था और इतनी वाइड स्प्रेड एजुकेशन नहीं थी, कोलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्म्स थी और प्राइवेट प्रॉपर्टी की इजाज़त नहीं थी, तो लॉट्स ऑफ इश्यूज़ विद द माओइस्ट चाइना।
बट अगेन मैं ये पहले भी एम्फोसाइज कर चुका हूँ कि हमारे जो इंग्लिश ऐसे हम करते हैं CSS में, उसमें हमने चेरी पिक करना होता है. सो वी आर नॉट राइटिंग अ रिसर्च पेपर ऑन चाइना, वी आर नॉट सीकिंग टू पब्लिश आवर पेपर इन एन accredited academic journal. We are only looking to give लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स इन आवर फेवर, और उसके लिए हम चेरी पिक करते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को, और उसको इस तरीके से फ्रेम करते हैं कि वो हमारी बात के हक में जाए और हमारी फेवर में जाए. सो वी बेसिकली omit certain realities, we omit certain facts and only focus on those facts, and we exaggerate those facts to the extent that it proves our point. हम अपने हिसाब से चीज़ करते हैं. तो इसीलिए मैंने चाइनीज़ कॉन्टेक्स्ट में वो बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल्स, बहुत स्पेसिफिक चीज़ों को, लॉजिक को यूज़ करके अपने फेवर में यूज़ करना. इसी तरह आगे बात करें तो मार्टिन लूथर किंग की. तो मार्टिन लूथर किंग वॉज एबल टू लीड एन ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट of civil rights due to the emancipative consciousness imparted by education in African Americans. There's this question that was Chinese society not educated before Mao? The facts would vary, but हम focus करेंगे सिर्फ हम इसको frame इस तरीके से करेंगे. You could argue that Chinese society started getting educated even before Mao, and that is precisely the reason that Chinese society followed the lead of Mao. ठीक है, क्योंकि बादशाहत का निज़ाम था चीन के अंदर, और उसमें जब तालीम फैली, एजुकेशन उसके अंदर आम हुई, तो दे नो लॉन्गर वांटेड द सेम मोनार्किकल सिस्टम. हेंस व्हेन अ लीडर लाइक माओ ज़ेडोंग इमर्ज्ड एंड वांटेड टू फ्री देम फ्रॉम द शैकल्स ऑफ monarchy, people followed his lead because people understood that they did not want to live under monarchy anymore, and they wanted to live in a more equalitarian society. Hence they followed the lead of Mao Zedong. The reason why Mao Zedong was able to lead that movement was because he was able to capitalize upon the rationality of the educated people of China. ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट अगेन आप उस तरह बना सकते हैं. आपने अपनी, तो दिस इज़ द बेसिकली द आर्ट ऑफ फ्रेमिंग, कि आप उसको फ्रेम किस तरह करते हो, अपनी बात को प्रेजेंट किस तरीके से करते हो. देन मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज able to lead an organized movement of civil rights due to the emancipative consciousness imparted by education in African Americans. तो इसके अंदर आप बेसिकली बिल्ड कर सकते हो कि कैसे अमेरिका जो थी उसमें एक बहुत बड़ी हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी थी, एंड स्लेव्स ऑब्वियसली वर नॉट allowed to read and write. After transatlantic slave trade, there were millions of slaves in the US. Their children were born into slavery, और एजुकेशन नहीं थी. इसकी वजह से बहुत बड़ी मूवमेंट भी स्लेव्स में रिवोल्ट नहीं शुरू हुई. उसमें आती रही. अगेन हम चेरी पिक कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन. देन लेटर सब्सिक्वेंटली अमेरिका में सिविल वॉर होती है. स्लेव्स उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं नॉर्थ की साइड से, और सिविल वॉर के नतीजे में स्लेवरी आउटलॉ हो जाती है अमेरिका में in 1860s. So slavery gets outlawed and abolished, and afterwards reconstruction era शुरू होता है यूएस के अंदर, जहाँ पर जो फॉर्मर स्लेव्स थे उन्हें राइट टू वोट मिलता है, और उन्हें राइट टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स मिलता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो भी एजुकेशन उनको भी एक्सेसिबल होना शुरू हो जाती है. सो प्रीवियसली दैट एजुकेशन विच वॉज लिमिटेड एक्सक्लूसिव टू वाइट मैन इन पर्टिकुलर, वो अब ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को भी एक्सेसिबल होना शुरू होगी एजुकेशन. एजुकेशन स्टार्टेड परवेडिंग इन द सोसाइटी, और अल्टीमेटली उसका नतीजा ये हुआ कि जब वाइट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक कू क्लक्स क्लैन या वाइट जो सुप्रीमेसी ने दोबारा रिसर्च करने की कोशिश की थ्रू जिम क्रो लॉज, और स्लेवरी तो अबॉलिश हो गई, लेकिन बड़ी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेसिज्म एग्जिस्ट करता था. एक बड़ा सिस्टेमिक रेसिज्म जो है वो एग्जिस्ट करता था. तो बिकॉज ऑफ दिस द अफ्रीकन अमेरिकन्स रियलाइज्ड, बिकॉज ऑफ द education that they had received after the civil war, after the ending of slavery, they recognized कि भाई ये जो जिम क्राउ लॉज हैं या जो कुक्लक्स क्लैन जिन चीज़ों की बात करती हैं, जो सिस्टेमिक रेसिज्म है और जो सेग्रीगेशन है कि अभी भी ब्लैक्स एंड वाइट्स कैनॉट get educated at the same school, cannot drink at the same place, cannot sit in the same bus at the same place. तो Montgomery बस बाइकॉट जो था रोज़ा पार्क्स का, तो बेसिकली उनको रियलाइज़ हुआ कि ये हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं. दैट इज़ वाई they were able to follow the lead of the great reformer like Martin Luther King, because African Americans, by virtue of their education, understood what Martin Luther King was saying when he talked about I have a dream. So people could relate to that, could know that this is what
जो कि ये उनका हक है और क्या उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उन्हें किस डायरेक्शन में मूव करना है और उन्हें किस तरीके से अपने लीडर को फॉलो करना है, प्रिसाइसली बिकॉज दे हैड गॉटन एजुकेटेड आफ्टर द सिविल वॉर। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये देयर इज़ दिस वेरी गुड पॉइंट बाय ताबिश कि आप इसमें मुस्लिम रेफॉर्मेशन की मिसाल भी दे सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी, जो कॉलोनियल रूलर्स के ख़िलाफ़ चली, तो सर सैयद अहमद ख़ान की जो पूरी एजुकेटिव तहरीक थी और दीगर जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने जो एजुकेशन वाइड स्प्रेड हुई, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वगैरह, इसका बड़ी अच्छी आप एग्जांपल इसके अंदर दे सकते हैं कि अलीगढ़ बिकेम द कॉर्नर स्टोन ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। दैट इज़ प्रिसाइसली वाई पीपल फॉलोड द रीड ऑफ मुस्लिम लीग एंड कायद आज़म, बिकॉज ऑफ द way that education, the spread of education had created this sense कि they need to have a separate homeland। और ये बात लॉजिकली ठीक भी है कि अलीगढ़ से ही ये सारी तहरीक जो है उसका आगाज़ हुआ, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का इसमें बहुत बड़ा रोल था, एजुकेटेड मिडिल क्लास मुस्लिम कम्युनिटीज़ का इस मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल था। सो दैट्स एन एक्सेलेंट पॉइंट बाय ताबिश, यू कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट दैट विद इन दिस। तो आपके पास ये पहला आर्ग्यूमेंट, जो पहला चार में से जो पहली डायमेंशन थी इस ऐसे की, वो कवर होती है कि हाउ डज एजुकेशन मेक अ पीपल ईजी टू लीड। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि हाउ डज एजुकेशन मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर डेमोगॉग्स टू ड्राइव अ नेशन। अब इसमें जो मैंने आपको शुरू में डिस्कस करते हुए बात की कि हम इसमें एजुकेशन को कंटेक्चुअलाइज करेंगे अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर, कि एजुकेशन इंसान को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाती है, इंसान को रैशनल बनाती है, इंसान को रीज़न की एबिलिटी सुनाती है। इंसान हर चीज़ को फेस वैल्यू पे नहीं लेता, वो उसका तज्जिया करने को उसकी सलाहियत देती है, उसको समझने की ये सलाहियत देती है, उसके ऊपर अपनी एक इनफरादी राय कायम करने की सलाहियत देती है। जो फैक्ट्स हैं, जो हक़ाइक़ हैं, उन पे नज़र दौड़ाने की इंसान को हैसियत देती है। तो लैक ऑफ एजुकेशन ऑल्टरनेटिवली फिर ये कोई चीज़ें नहीं होती। जब इंसान में एजुकेशन नहीं होती, किसी मुआशरे में एजुकेशन नहीं होती, तो ऐसे मुआशरे में क्रिटिकल थिंकिंग कम होगी, रैशनल रीजनिंग कम होगी। ऐसा मुआशरा इतना इंटेलेक्चुअली रिगरस मुआशरा नहीं होगा। सो दिस in such a society, this makes it easier for them to be manipulated by demagogues। तो जो डेमोगॉगरी करके, इमोशनल मैनिपुलेशन करके जो लीडर्स आते हैं, जो हकीकत में तरक्की नहीं दे सकते इंसान को और किसी मुआशरे को, लेकिन वो इमोशनली मैनिपुलेट करना जानते हैं लोगों को, तो ऐसा अनएजुकेटेड मुआशरा, क्योंकि वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकता, क्योंकि रैशनल रीजनिंग की एबिलिटी ऐसे मुआशरे में नहीं रहती, क्योंकि ऐसा मुआशरा इंटेलेक्चुअली रिग्रेस नहीं होता, ऐसा मुआशरा ऐसे लोगों की ये चालों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, तो फिर डेमोगॉग्स के लिए आसान हो जाता है ऐसे मुआशरे में पनपना। ठीक है, तो इसके अंदर हम मिसाल दे सकते हैं बड़ी अच्छी एडोल्फ हिटलर की, कि इट वाज ईजियर फॉर एडोल्फ हिटलर टू प्रोपगेट हिज विशियस प्रोपेगेंडा इन द वाइमार रिपब्लिक ड्यू टू वाइड स्प्रेड इलिटरेसी एंड पॉवर्टी। अब इसमें एक सेकंड के लिए इस केस स्टडी को ज़रा गौर से सोचें, और इसमें आप उन चीज़ों को चेरी पिक करेंगे अगेन, जो लैक ऑफ एजुकेशन इन जर्मनी, जो वाइमार रिपब्लिक थी, उसमें, और राइज ऑफ एडोल्फ हिटलर को आप रिलेट कर सकें। इसके अंदर आप ये आर्ग्यू करेंगे कि पहली जंग अज़ीम के से पहले भी ऑटोमन बिस्मार्क जो वाज द रूलर ऑफ जर्मनी, जर्मन यूनिफिकेशन जिसके अंडर हुई, जर्मनी जो कि विच वाज नोन एज प्रशिया, तो प्रशिया की जो राइज था वो बड़ा एक मिलिट्राइज्ड किस्म का राइज था, कि एक मिलिट्री स्टेट और गैरिजन स्टेट की शक्ल में वो सामने आता है। इसको बल्कि प्राइटोरियन स्टेट कहा जाता है, इफ़ आई डोंट गेट द स्पेलिंग्स रॉन्ग। सो इट यूज्ड टू बी अ प्राइटोरियन स्टेट, ऑटो वॉन बिस्मार्क, जिसके टाइम पे जर्मन यूनिफिकेशन हुई थी प्रशिया की। तो एक प्राइटोरियन स्टेट थी, गवर्नड एंड रूल्ड एंड लेड बाय मिलिट्री परवेडेड ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, एक मिलिट्राइज सोसाइटी थी। एजुकेशन और सोशल एस्पेक्ट्स पे इतना फोकस नहीं था। अगेन आई एम चेरी पिकिंग, क्योंकि अगर आपको फैक्चुअली बताऊं तो प्रशिया वाज द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कि जिसने स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन सबसे पहली दफ़ा शुरू की थी, अगेन फॉर प्रोपेगेंडा रीजंस, मगर पहली दफ़ा जो नेशनल करिकुलम और स्टेट आई थी वो प्रशियन स्टेट से आई थी, ऑटोमन बिस्मार्क के अंडर। बट एनीवेज वी आर गोइंग टू ओमिट दैट फैक्ट, वी आर गोइंग टू आर्ग्यू दैट हाउ अंडर ऑटोमन बिस्मार्क अ प्राइटोरियन स्टेट वाज क्रिएटेड विद लिटिल टू नो रिगार्ड्स फॉर एजुकेशन, with only ambitions for military conquest and military expansionism in Europe। ठीक है, तो ये बेसिकली रियासत का था। इसी वजह से फिर वर्ल्ड वॉर 1 जब होती है तो रशिया, जर्मनी,
उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और उसका भी एम्बिशन होता है यूरोपियन डोमिनेशन का. एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन जब जर्मनी डिफीट होता है और फिर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स आती है, तो उसके अंदर वॉर गिल्ट क्लॉज थी. वॉर गिल्ट क्लॉज के अंदर सारा वर्ल्ड वॉर वन का मलबा जो है वो जर्मनी पर डाला गया और जर्मनी हैड टू पे रेपरेशंस टू द एलाइज हु वन द वॉर. तो ऑलरेडी उनकी क्रिपलिंग इकोनॉमी थी, ऑलरेडी एजुकेशन वाइड स्प्रेड नहीं थी. वर्ल्ड वॉर टू की डिफीट, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स और वॉर गिल्ट क्लॉज की जो रेपरेशंस थी उनकी वजह से उनके पास मज़ीद इकनॉमिकली वो वीक हो गए और मज़ीद एजुकेशन और सोशल जो स्पेंडिंग थी मुल्क की वो मज़ीद कम हो गई. सो देयर वाज अ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन द कंट्री, देयर वाज वाइड स्प्रेड इलिटरेसी इन द कंट्री, वाइड स्प्रेड एजुकेशन. सो द पॉइंट दैट वी हैव मेड सो फार, वी हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द रीजंस कि किस तरीके से पहले हमने इस्टेब्लिश किया है कि क्यों एजुकेशन कम थी और इलिटरेसी ज़्यादा थी जर्मनी के अंदर वर्ल्ड वॉर टू से पहले. वो हमने पूरे उसके रीजंस बताए कि एजुकेशन जो थी वो नहीं थी वाइड स्प्रेड और उसके पीछे जितने फैक्टर्स थे उस एजुकेशन ना होने के, हमने वो फैक्टर्स पहले बताए. ऑटोमन बिस्मार्क के टाइम पे प्राइटोरियन स्टेट का बनना, वर्ल्ड वॉर वन के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, वॉर गिल्ट क्लॉज, रेपरेशंस, वो सारे फैक्टर्स बताए लैक ऑफ एजुकेशन के. और फिर इस लैक ऑफ एजुकेशन से क्या हुआ कि एडोल्फ हिटलर जैसा बंदा उठा, उसने लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट क्या किया कि वी आर अ सुपीरियर रेस, द आर्यन रेस और द जर्मन रेस, द ब्लू आइड ब्लॉन्ड पीपल, वी आर द सुपीरियर रेस एंड हम एक सुपर रेस एग्जिस्ट करते हैं. और उसने यूजेनिक्स का कॉन्सेप्ट, यूजेनिक्स बेसिकली रेशियल प्योरिटी का और जेनेटिक सुपीरियॉरिटी का कॉन्सेप्ट है. यूजेनिक्स उसने ये पॉपुलराइज करवाया और उसने वर्ल्ड वॉर वन की सारी जिम्मेदारी माइनॉरिटीज़ पे डाली, जिप्सीज़ पे, जेहोवाज विटनेस पे, पर्टिकुलरली ज्यूज़ पे कि जूश बैंकर्स ने बैंक करप्ट किया है हमें. और उसने लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट करके इतनी बड़ी नाज़ी पार्टी खड़ी की और जिसकी एक वाइड स्प्रेड पॉपुलर सपोर्ट थी पूरे जर्मनी के अंदर. एंड ही ड्रैग्ड पीपल इनटू वर्ल्ड वॉर टू एंड इन दैट वर्ल्ड वॉर टू देन ही मैसेकर्ड 6 मिलियन जूस एंड अदर माइनॉरिटीज़. और उसने एक बहुत बड़ा जुल्म जो है वो किया लोगों पे. क्यों? बिकॉज एजुकेशन की कमी थी मुआशरे में. और क्यों कमी थी पहले आपने वो बताया, फिर एजुकेशन की कमी, फिर एडोल्फ हिटलर ने किस तरह उन्हें मैनिपुलेट किया और वो किस तरीके से मैनिपुलेट हो गए. दे वर ड्रिवन, इमोशनली ड्रिवन बाय एडोल्फ हिटलर, जो कि वर्ड भी है हमारे हेडिंग में. एंड दैट इज़ हाउ दैट डेमागॉग was able to rise to power in the Weimar Republic because of a conducive climate that was created due to lack of education. So that is the whole argument. ये उरूज, आई एम नॉट इंटायरली श्योर अबाउट दैट फैक्ट, बट अगेन द आर्ग्यूमेंट इज कि आपने कुछ फैक्ट्स ओमिट करने हैं. मैंने इस तरह बताया कि इवन प्रशिया वाज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस द स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन एट दैट टाइम, बट यू आर गोइंग टू ओमिट दैट फैक्ट. The fact of the matter is that generally overall education was quite low, and especially due to devastation of World War One in particular. और उसके बाद the Great Depression, I forgot to mention Great Depression, और इन चीज़ों की वजह से वैसे ही बहुत widespread poverty और illiteracy जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी. तो but you are going to focus exclusively on Germany, and also because Germany had to pay वॉर गिल्ट क्लॉज की वजह से दे हैड टू पे रेपरेशंस एंड देन इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आ गया द ग्रेट डिप्रेशन की शक्ल में. सो दे कुड नॉट स्पेंड एज मच ऑन एजुकेशन एंड एज प्रोएक्टिवली एज एनीवन वुड हैव. तो आप इस तरीके से इसको फ्रेम करें तो ताकि आप अपने पॉइंट को स्ट्रेंथन करने के लिए जो सिर्फ पॉइंट्स हैं उनको यूज़ कर सकें. नेक्स्ट, वेल इन्फॉर्म्ड कम्युनिटी. इसका ऑल्टरनेटिवली तो ये हमने बता दिया कि जब किसी मुआशरे में एजुकेशन नहीं होती तो वो कैसे वहाँ पर डेमोगॉग्स, उनका राइज आसान हो जाता है, उनको ड्राइव करना आसान हो जाता है ऐसे मुआशरे के अंदर. इसके मुतज़ाद ऐसा मुआशरा जहाँ पर एजुकेशन एग्जिस्ट करती है वहाँ पर कभी डेमोगॉग्स राइज नहीं कर सकते. ऐसे मुआशरे को मैनिपुलेट करना आसान नहीं है, ऐसे मुआशरे को ड्राइव करना आसान नहीं है. A well-informed community is not swayed by incendiary rhetoric, making it easier for them to check their populist impulses.
तो ऐसे माशरे के अंदर कोई रेटरिक यूज़ करते हुए लोगों को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब इसी की मिसाल हमने, एक बहुत अच्छी मिसाल है क्योंकि हमने प्री पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू जर्मनी में डिस्कस किया राइज ऑफ हिटलर, तो अब हम पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू जर्मनी को कंपेयर करें कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के अंदर हम देखते हैं कि जर्मनी के अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ हुई। जर्मनी बिकेम इंडस्ट्रियलाइज, जर्मनी ऑल्सो अबैंडन इट्स ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ दैट मिलिटराइज्ड नेशन। और उससे हुआ ये कि जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू जर्मनी है उसके अंदर देयर वाज वाइड स्प्रेड एजुकेशन, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को दोबारा पब्लिक फंडिंग बहुत ज़्यादा की गई, एजुकेशन सिस्टम उसका बहुत अच्छा डेवलप दोबारा से हुआ, और एक बहुत वाइड स्प्रेड एजुकेशन इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ होना शुरू हुआ। एंड ऑफ कोर्स जर्मनी टुडे इज़ एन इंडस्ट्रियल पावर हाउस ऑफ यूरोप। तो अब ऐसा मुआशरा है जो करंट जर्मनी है वर्ल्ड वॉर टू से लेकर अब तक, चूँकि वहाँ पर एजुकेशन बहुत वाइड स्प्रेड रही है ओवर द कोर्स ऑफ डेकेड्स, तो अब जब इस तरह की ग्रुप्स आते हैं जो हिटलर से मिलते जुलते ग्रुप्स आते हैं जो कि फार राइट पार्टीज़ हैं जर्मनी में, जैसे कि AFD एक बहुत मशहूर फार राइट पार्टी है, तो वो नेशनल इलेक्शंस नहीं जीत पाते। क्यों? क्योंकि पॉपुलर उनकी सपोर्ट अब एग्जिस्ट नहीं करती। तो इट्स अ वेरी गुड कंपैरेटिव एनालिसिस दैट यू कैन गिव। इन द सेम जर्मनी द फार राइट पॉपुलिस्ट पार्टी सच एज AFD हैव कंसिस्टेंटली फेल्ड टू विन नेशनल इलेक्शंस ड्यू टू वाइड स्प्रेड एजुकेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। तो इसीलिए जो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी है एंजेला मर्केल की, दैट इज़ वेरी पॉपुलर। इट हैज़ अ मोर मॉडरेट लिबरल व्यू और मोर रैशनल व्यू एज वेल, क्योंकि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एजुकेशन है, तो दैट इज़ वाई दे नॉट do not elect the same far right groups. Again, Uruj, you have a valid point, but the argument is कि आपने cherry pick करना है information को. So if you're going to cherry pick information, if you're going to use this fact, then automatically, obviously, you cannot make this claim. So it depends what kind of evidence you're trying to use. अगर आप एक आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तो आपने उसको उसका सपोर्टिंग एविडेंस देना, उससे कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस आपने नहीं देना। एंड इफ यू नॉट कन्विंस्ड बाय योर ओन आर्ग्यूमेंट फॉर इंस्टेंस, देन यू डोंट यूज दैट आर्ग्यूमेंट। तो कैन इट इंक्लूड द फाशिज्म मुसोलिनी? ऑफ कोर्स इट कैन, यू कैन इनकॉर्पोरेट दैट एज वेल, यस। तो ये इसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि इनको बेशक आप दो आर्ग्यूमेंट्स में डिवाइड कर लें, जैसे ये एक आर्ग्यूमेंट बन जाए आपका, ठीक है, और ये एक आर्ग्यूमेंट बन जाए आपका, कि इसमें आपने आधे पैराग्राफ में थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया और बाकी आधे में एग्जाम्पल आपने दे दिया एडोल्फ हिटलर वाली, ये आधे एग्जाम्पल में आपने इधर दे दिया, आधे में इधर, जिस तरह भी बताया, सजेस्ट किया। आई थिंक ताबिश ने यहाँ पे सजेस्ट किया और उरूज ने भी आइडेंटिफाई किया है। यहाँ पर आप इसकी जगह आप इटली की और मुसोलिनी की एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर फाशिज़म का राइज़ क्यों पॉसिबल हुआ, सेम उसी तरीके से आप पूरा आर्ग्यूमेंट इटली के लिए भी बना सकते हैं कि लो एजुकेशन, पुअर सोशल स्पेंडिंग, और उसकी वजह से फिर वहाँ पर मुसोलिनी का कैसे राइज़ होता है नाज़ी पार्टी का। यू कैन डू दैट अल्टरनेटिवली फॉर इटली एज वेल यहाँ पर। तो ये हमारा आ गया दूसरा जो मेन डायमेंशन थी इस टॉपिक की, ड्राइव ऑफ हाउ टू ड्राइव अ नेशन वाली, कि एजुकेशन मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर डेमोगॉग्स टू ड्राइव अ नेशन। अगली हमारी थी हाउ डज एजुकेशन मेक अ कंट्री एडमिनिस्ट्रेटिवली ईजी टू गवर्न। तो अब इसमें बात की जाए तो उसी तरह हम दोनों साइड्स पे बात करेंगे कि एजुकेशन ना हो तो क्यों मुश्किल हो जाती है गवर्नेंस, एजुकेशन हो तो क्यों ईजी हो जाती है गवर्नेंस। दोनों फ्लिप साइड्स जो हैं वो इसके अंदर ही इन्वर्स लॉजिक, हर आर्ग्यूमेंट के अंदर ही हम इन्वर्स लॉजिक जो है वो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले social ills such as crime, terrorism, tax evasion and corruption are rampant in societies that lack education, making governance of such societies difficult. Obvious सी बात है कि अगर आप किसी मुआशरे में एजुकेशन नहीं होगी तो ऐसे मुआशरे में एजुकेशन का ना होना, आप इसमें लॉजिकल लिंकेज जो बनाएंगे, लैक ऑफ एजुकेशन वुड लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट विल लीड टू क्राइम. Also, lack of education would lead to people having less civic sense, less sense of responsibility, and more personal interests at the cost of collective interest.
तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, फिर क्राइम, करप्शन और इस तरह की चीज़ों की तरफ लेकर जाएंगे. सो दैट्स अ वेरी फेयरली सिंपल चेन ऑफ कॉजेशन. लेकिन ये चेन ऑफ कॉजेशन आपने आर्ग्यूमेंट में बनानी है. यही तो दलील या आर्ग्यूमेंट जो है उसकी हुस्न होता है या उसकी इंपॉर्टेंस होती है कि आपने एक बड़ी लॉजिकल तरीके से एक्सप्लेन करना है कि लैक ऑफ एजुकेशन जो है वो इंसान को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, सेंस ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, इंसान को रियासत की कदर आती है, इंसान को कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की कदर आती है. इंसान को पता चलता है कि मेरा टैक्स देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं टैक्स नहीं दूंगा तो सड़कें नहीं बन सकती, स्कूल नहीं बन सकते, बच्चों को तालीम नहीं मिल सकती, बच्चों को हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल सकती, मेरे बुढ़ापे में मेरी रियासत मेरा ही ख्याल नहीं रख सकती. तो आपका विजन ब्रॉड करती है, आपका होराइजन ब्रॉड करती है एजुकेशन. लेकिन अगर एजुकेशन नहीं है तो आपको ये सारी बातें नहीं समझ आती, तो इसलिए आप टैक्स इवेड करते हो. अगर आप में एजुकेशन नहीं है तो क्राइम और टेररिज्म ज़्यादा होगा. आप ऐसे माशरे के अंदर फिर ऑब्वियसली ऐसे सोशल इल्स ज़्यादा फैलती हैं. तो फिर ज़ाहिर बात है ऐसी जगह पे गवर्नेंस मुश्किल होगी, वहाँ पर उसको गवर्न करना भी मुश्किल होगा और ऑटोमेटिकली गवर्नेंस उसके अंदर वो डिटीरियोरेट करती जाएगी. उसकी केस स्टडी आप दे सकते हैं सब सहारन अफ्रीका की. अगेन कंट्रीज़ लाइक सोमालिया, कॉन्गो, माली, नाइजर, चैड, दीज आर सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़. और वहाँ आप फैक्ट दे सकते हैं कि क्राइम रेट इज़ हाई and economic growth is low. So economic growth or crime rate is high while at the same time levels of education are low. ठीक है. So इसमें से ये साबित होता है कि एजुकेशन जो है वो किसी भी मुआशरे में ऐसा रिलेशनशिप है कि एजुकेशन अगर कम है तो क्राइम ज़्यादा है, एजुकेशन ज़्यादा होती जाएगी तो क्राइम कम होगा. और इसमें अगर आप सब सहारन की मिसाल दें तो वो ये मिसाल इसके कॉन्टेक्स्ट में है कि आप वहाँ पर इस पर आई वुड रिकमेंड दैट यू गाइज डू सम रिसर्च ऑन योर ओन एंड आइडेंटिफाई कि क्राइम रेट कितना है लेट्स से कॉन्गो में, और उसकी एजुकेशन और लिटरेसी लेवल कितना है, लर्निंग आउटकम्स पे उसकी क्या परफॉर्मेंस है. ठीक है. सो ऑन दीज फैक्टर्स कितने लोग एजुकेशन कंप्लीट करते हैं सेकेंडरी स्कूल, और फिर उसको कंपेयर करें कि क्राइम रेट, तो क्राइम रेट आपको हाई मिलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आपको लो मिलेगी और एजुकेशन आपको लो मिलेगी. ठीक है. तो ये बेसिकली इस तरीके से आप ये फैक्ट्स यूज़ करते हुए इस आर्ग्यूमेंट को मज़ीद स्ट्रेंथन कर सकते हैं इस केस स्टडी को. इसी की इन्वर्स लॉजिक अब कि एजुकेशन क्रिएट्स अ सोसाइटी ऑफ लॉ अबाइडिंग एंड प्रोडक्टिव सिटीजन्स दैट स्पर्स बोथ गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. तो एक ऐसा मुआशरा जिसमें तालीम जो है वो आम है, इन ए सोसाइटी वेयर एजुकेशन इज़ यूबिक्विटस, ऐसी सोसाइटी में एजुकेशन जो है वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स क्रिएट करेगी. और लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स होंगे तो करप्शन कम होगी, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स होंगे तो टैक्स इवेजन कम होगी, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स होंगे तो क्राइम कम होगा, टेररिज्म कम होगा. और दूसरा वो प्रोडक्टिव सिटीजन्स क्रिएट करते हैं. और ये बड़ा अहम नुक्ता है इसके अंदर, वो जो एक एडिशन है इसके अंदर, कि तालीम जो है वो इंसान को प्रोडक्टिव बनाती है, इंसान को एजुकेशन इंसान को स्किल सेट देती है, हुनर देती है. इसकी वजह से, एजुकेशन की वजह से मुल्क में लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पब्लिक सर्वेंट्स, इकोनॉमिस्ट्स, यू नेम इट, ठीक है, साइंटिस्ट्स, मुख्तलिफ लोग बनते हैं, वर्कर्स. सो जिसकी वजह से मुल्क की फिर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होती है. तो जब मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी तो उसकी गवर्नेंस भी आसान होगी, क्योंकि रियासत के पास ज़्यादा पैसा आएगा, फिर वो ज़्यादा मज़ीद ज़्यादा तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तमाम चीज़ों में स्पेंड कर सकता है. तो जनरली गवर्नेंस बेहतर होगी, उनकी म्यूनिसिपल सर्विसेज बेहतर होंगी, वहाँ पर सफाई सुथराई का निज़ाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटीज़, उनका हेल्थ स्ट्रक्चर, उनका सोशल जो स्पेंडिंग है वो सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी. और ये सारी चीज़ें दोबारा टाई कर रही हैं किधर से, एजुकेशन से. कि एजुकेशन ऑन वन हैंड increases law-abiding citizens, which reduces crime, terrorism, tax evasion, and corruption. While at the same time, education creates a productive society because education inculcates skill sets in the society. It increases the number of doctors, engineers, economists, industrial workers. It increases businesses in society. It increases new technologies in society. And all of this increases the economic growth of a country. And with increased economic growth, the governance of the country improves. And it becomes easier to govern a country when there are more revenues at the disposal of the state. तो पाकिस्तान में अक्सर मसला नहीं होता कि फंड्स नहीं है, हर चीज़ में हर किसी का एतराज़ ये होता है कि
फंड्स नहीं हैं, क्योंकि हमें गरीब मुल्क हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी तो रिसोर्सेज भी ज़्यादा होंगे, और रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे तो गवर्नेंस भी बेहतर होगी। सो ये चेन ऑफ कॉजेशन और लॉजिकल लिंकेज है जो आपने इस पैराग्राफ के अंदर डिज़ाइन करनी है। और उसकी केस स्टडी अगेन द नॉर्डिक कंट्रीज़ का जो मॉडल है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड आइसलैंड बोस्ट वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल सिस्टम्स विच कॉजली एक्सप्लेन्स देयर हाई रैंकिंग ऑन HDI। के HDI मैं गवर्नेंस की सेंस में यूज़ कर रहा हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये देखता है कि आपकी हेल्थ स्टेटस क्या है, आपका एजुकेशन स्टेटस क्या है, और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है। तो ये गवर्नेंस के लिए एक अच्छी प्रॉक्सी है। तो डेनमार्क, इनकी आप अगर थोड़ी सी रिसर्च करके फैक्ट्स निकाल भी लें कि उनका एजुकेशनल सिस्टम्स दुनिया में बेस्ट, जैसे फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल एजुकेशन सिस्टम इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो आप फिनलैंड की एक एग्जाम्पल इस तरीके से कोट करें, फैक्ट स्पेसिफिकली कोट करें कि फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में सबसे बेस्ट कंसिडर होता है, और HDI पे उनकी रैंकिंग ये है। आई थिंक दे आर इन टॉप 5 और टॉप 6 HDI कंट्रीज़। वो भी आप स्पेसिफिकली चेक कर लें, और आप फिर उसकी एक कॉजेशन ड्रॉ करें अपने आर्ग्यूमेंट में कि दिस कॉजली एक्सप्लेन्स, कि ये कॉज एक्सप्लेन कर रहा है कि इस राइज ऑफ एजुकेशन की वजह से इनका HDI पे रैंकिंग इतनी अच्छी है, इनकी गवर्नेंस इतनी अच्छी है, इनकी म्यूनिसिपल सर्विस इसीलिए इतनी अच्छी हैं इन ममालिक की, बिकॉज इनके यहाँ एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इनकी गवर्नेंस ममालिक की अच्छी है। दैट इज़ हाउ एजुकेशन मेक्स अ कंट्री एडमिनिस्ट्रेटिवली ईजी टू गवर्न। एंड पे आपने आखिरी लाइन हर पैराग्राफ में लॉजिकली कनेक्ट भी करते जानी है अपने मेन आर्ग्यूमेंट के साथ। सो ये हमने तीसरा नुक्ता जो है वो कवर कर लिया इस टॉपिक की जो 3 डायमेंशंस थी। अब उसकी चौथी डायमेंशन है हाउ डज एजुकेशन मेक इट इम्पॉसिबल फॉर ऑटोक्रेट्स टू इनस्लेव अ पॉपुलेशन। अब इसमें आप सबसे पहले बात ये करेंगे कि एजुकेशन जो है वो इंस्लेवमेंट से इंसान को कैसे बचाती है, लिटरली भी और फिगरेटिवली भी। वो इस तरीके से कि जो हमने शुरू में डिस्कशन जिस तरह की थी कि तालीम इंसान को, एजुकेशन इंसान को उसकी सेल्फ वर्थ सिखाती है। सेल्फ वर्थ से इंसान अपने फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, उसके ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, तो उसको अपने राइट्स की शनाख्त होती है। और जब इंसान को अपनी राइट्स की शनाख्त होती है तो फिर वो अपने राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए स्ट्रगल करता है, और वो किसी को उसके राइट्स स्नैच करने की तरफ नहीं जाने देता। ऐसा मुआशरा फिर इंस्लेव नहीं हो सकता। तो ऐसा मुआशरा जिसमें एजुकेशन होगी, वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल बी अवेयर ऑफ देयर सेल्फ वर्थ, दे विल बी अवेयर ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स, दे विल बी अवेयर ऑफ देयर ह्यूमन राइट्स, and which is why they will be able to create a society that is more free. They will be able to create a society where there are more civil rights. They will be able to create a society, there will be more political rights. They will be able to create a society where their right to property, right to life, right to liberty, right to security, right to dignity, a right to speech, expression and opinion, freedom of religion, all of these rights are protected in such a society. By contrast, इसी की फ्लिप साइड वो क्या है कि जैसे जिस माशरे में तालीम नहीं है तो वहाँ पर फिर लोगों डिलिबरेटली और सिस्टमेटिकली उनको अलाउ नहीं किया जा रहा अपनी सेल्फ रिकग्नाइज करने से। ऐसे माशरा जहाँ पर लोगों को डिलिबरेटली एजुकेशन से दूर रखा जा रहा है, वो डिलिबरेटली फिर अपने राइट्स से वाकिफ़ नहीं हो पाएंगे, और फिर ऐसे माशरे को इंस्लेव करना आसान है। और ये तो एक बड़ी ऑब्वियस सा फैक्ट है ना कि जहाँ कहीं भी स्लेवरी रही है तारीख़ में, तो स्लेव्स को कभी तालीम हासिल करने नहीं दी गई। और ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एविडेंस है इस बात का कि एजुकेशन इंस्लेवमेंट से रोकती है, बिकॉज द स्लेव ओनर्स एंड स्लेव होल्डर्स न्यू दैट एजुकेशन एंड स्लेवरी कैन नॉट गो टुगेदर, हैंस दे हैड ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड द एबिलिटी ऑफ स्लेव्स टू एक्वायर एजुकेशन। ठीक है, और इसमें हम अभी इंट्रोडक्शन देंगे तो एक बड़ी अच्छी मज़े की मिसाल भी इसके अंदर देंगे, लेकिन तो ये आपको लॉजिक जो है वो इसकी समझ आ गई होगी आई फील। हाउ डज एजुकेशन मेक इट इम्पॉसिबल फॉर ऑटोक्रेट्स टू इनस्लेव अ पॉपुलेशन? It is easier for imperialists and autocrats to deny civil rights and liberties to uneducated people by systematically disenfranchising them. और इसमें आप मिसाल दे सकते हैं मोनार्की की, स्लेवरी की भी दे सकते हैं, लेकिन एक मिसाल ये है कि the system of monarchy persisted till the end of dark ages precisely because widespread illiteracy hampered people's ability to organize for their rights. So the idea is कि dark ages जो थे, जो बिफोर द रेनेसांस एंड एनलाइटनमेंट एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन, तो मोनार्की एग्जिस्ट की थी पूरी दुनिया में, बादशाह थी, यूरोप में इन पर्टिकुलर मोनार्की थी,
जमहूरियत नहीं थी, लोगों को राइट टू वोट नहीं था, लोगों के राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं थे, बादशाह सलामत के पास तमाम हकूक़ थे और वो डिवाइन राइट ऑफ किंग्स का नोशन चलता था। किंग्स ये कहते थे कि हमें खुदा की तरफ से ये राइट मिला हुआ है और जो भी किंग है वो खुदा की तरफ से किंग अपॉइंटेड है, इसीलिए उसके खिलाफ रिवोल्ट करना जो है वो गलत है। वजह क्या थी? क्योंकि एजुकेशन नहीं थी यूरोप के अंदर। यूरोप वॉज पुअर, इलिटरेट, अनएजुकेटेड, hence it was easier for the institution of monarchy to persist, hence people did not understand their self worth। इसीलिए जब लोगों को टॉर्चर किया जाता था, लोगों के राइट्स नहीं दिए जाते थे, उनके साथ जुल्म ज़्यादती होती थी, बादशाह सलामत के अफवाज कहीं पर भी घुस के किसी बंदे के साथ कुछ किसी भी किस्म का सलूक करें, उसकी प्रॉपर्टी के साथ कोई सलूक करें, इसके खिलाफ कोई चेक नहीं था और लोग इसके खिलाफ मुनज़्ज़म नहीं थे। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पीपल हैव sustained these violations of their fundamental humanity. For thousands of years people have been deprived of their fundamental humanity because there was no education, because people were not aware of their values, their self value of being a human and their rights, क्योंकि कभी तालीम नहीं उन्हें मिल सकी। तो इसीलिए फिर उनको ग़ुलाम बनाकर, एक तो लिटरल इंस्लेवमेंट है और एक हकूक़ ना देने की सेंस में इंस्लेवमेंट है कि उन्हें ग़ुलाम बनाकर रखा गया कितने अरसे तक, हज़ारों साल तक, जब से इंसान इस दुनिया में है। यूरोप की अगर हम पर्टिकुलरली मिसाल लें इसके अंदर, तो टिल द एंड ऑफ डार्क एजेस वो इस मोनार्की के इंस्टीट्यूशन के अंडर रहा है, जिसमें उसको कोई फ्री विल नहीं थी, फ्री चॉइसेस नहीं थी, क्योंकि एजुकेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। लेकिन इसके मुतसाद एजुकेशन इमेंसिपेट्स पीपल सोशली, इकोनॉमिकली एंड पोलिटिकली, विच लीड्स देम टू डिमांड देयर राइट्स। इसमें आइडिया ये है कि जब इंसान को तालीम मिलती है ना, जब एजुकेशन मिलती है किसी भी शख्स को, तो फिर वो डिमांड करता है अपने राइट्स। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग थीसिस है जो किताब का मैं अक्सर हवाला देता हूँ, पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके, फ्रांसिस फुकुयामा की। उस किताब में उसने एक पूरी चेन ड्रॉ की है। उसने कहा जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना, तो इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू सोशल स्ट्रक्चर चेंज होता है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होने से एजुकेशन वाइड स्प्रेड होती है, लोगों को फ्री मीडिया की एक्सेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जब ये चीज़ें होती हैं तो फिर माशरे में ऑटोमेटिकली डेमोक्रेसी भी आना शुरू होती है, क्योंकि लोग फिर डिमांड करते हैं अपने राइट्स। एक ऐसा माशरा जो ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेरियन माशरा है, उसके अंदर पहले इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, फिर सोशल स्ट्रक्चर चेंज होता है, एजुकेशन वाइड स्प्रेड होती है, फिर लोगों को लगता है, अपने हकूक़ का एहसास होता है, फिर वो डिमांड करते हैं राइट्स एग्जिस्टिंग सिस्टम में, और फिर डेमोक्रेटाइजेशन होती है। तो आप इसकी हवाला दे सकते हैं, एज अ रेफरेंस के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं इस आर्ग्यूमेंट के अंदर। तो आपने यही आइडिया इसके अंदर यूज़ करना है कि जब किसी माशरे के अंदर तालीम आम होती है, लोग तालीम याफ्ता होने लग जाते हैं, तो फिर वो अपने हकूक़ का उन्हें एहसास होता है, फिर वो अपने हकूक़ मांगते हैं, और वो इस सिस्टम के अंदर, ऐसा सिस्टम जो उनको हकूक़ नहीं देता, वो सिस्टम के अंदर फिर फोर्सफुली ऑर्गेनाइज करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की शक्ल में, प्रोटेस्ट की शक्ल में, सिविल डिसोबीडियंस की शक्ल में, रेवोल्यूशंस की शक्ल में, तमाम डिफरेंट शक्लों में वो अपने राइट्स डिमांड करना शुरू करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस, एंड अपने हकूक़ मनवाते हैं और इंस्लेव, दे नो लॉन्गर वांट टू रिमेन इंस्लेव्ड। और ये आपने आर्ग्यूमेंट थ्योरेटिकली इसके अंदर दिया, और इसके अंदर फिर केस स्टडी आपने इसके जो बॉडी ऑफ द पैराग्राफ के अंदर देंगे वो ये होगी कि the spread of democracy following the age of enlightenment was predicated on spread of reason and rationality through widespread education। इसमें आपने वो सारा आइडिया कि एज ऑफ एनलाइटनमेंट आई ही क्यों, एज ऑफ एनलाइटनमेंट इसी तरीके से आई कि आपके बहुत ज़्यादा फ़िलासफ़र्स ने लिखना शुरू किया, राइटर्स ने लिखना शुरू किया, साइंटिफिक रेवोल्यूशन आई कि हम, तालीम ने लोगों को बताया कि हमें कुछ यूनिवर्स के ऑब्जर्वेबल लॉज हैं, कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको हमने देखना है, उनको फॉलो करना है। रीज़न और साइंस की फ़तह हुई यूरोप के अंदर, तालीम जब फैलना शुरू हुई, और तालीम के फैलने के साथ साथ इसकी एक बहुत बड़ा एविडेंस ये है, और आप ये कोट भी कर सकते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुई। जब प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुई तो प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन की वजह से बुक्स की पब्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उससे पहले मैनुअली हाथ से किताब को रेप्लिकेट किया जाता था, विच वॉज टाइम कंज्यूमिंग और कमर्शियल स्केल पे कम होती थी। बट ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, the ideas of different philosophers, different writers, different reformers became widespread। और इसमें एक बहुत बड़ी वजह है कि प्रोटेस्टेंट रेफर्मेशन जो रेवरेंड मार्टिन लूथर, द फर्स्ट मार्टिन लूथर,
जो यूरोप में प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन कैथोलिसिज्म के ख़िलाफ़ जो स्प्रेड हुई थी वो भी इस वजह से इतनी कामयाब हुई थी बिकॉज प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड एंड लॉट ऑफ पीपल वर एक्सपोज टू द आइडिया कि लूथरन जो आइडियाज़ हैं प्रोटेस्टेंट्स के जो आइडियाज़ हैं वो पॉपुलराइज होना शुरू हुए. अदरवाइज अगर प्रिंटिंग प्रेस ना होती तो शायद वो आइडियाज़ कभी पॉपुलराइज ही ना होते. बट अदर दैन प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन जो दूसरे साइंटिफिक आइडियाज़ थे, दीगर साइंटिफिक नोशंस थे, रैशनल प्रिंसिपल्स थे, इसमें जो पोलसाई के मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ़िलासफ़र्स का भी आइडिया है तो वो उनको भी कोट कर सकते हैं कि द आइडियाज़ ऑफ रिफॉर्मर्स लाइक जॉन लॉक एंड रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू एंड थॉमस जेफरसन एंड सच राइटिंग्स बिकेम these writings became pervaded across Europe and people started learning about this. So education widespread हुई एक टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से कि प्रिंटिंग प्रेस आया, किताबें आम होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से जब अवाम ने ओवरऑल तालीम याफ्ता हुई और उसको एजुकेट हुई अवाम अपने लिबरल आइडियाज़ के ऊपर और अपने राइट्स के ऊपर, तो देन पीपल ऑर्गेनाइज्ड रेवोल्यूशंस, स्ट्रगल्स और रिवोल्ट्स. और हमें नज़र आती हैं फिर वो अमेरिकन रेवोल्यूशन की आप इसके अंदर अगेन मिसाल दे सकते हैं 1776 के पहले वो ब्रिटिश कॉलोनी थे इतनी देर से, उन पे टैक्सेस भी लग रहे थे, सारा कुछ था, लेकिन एजुकेशन ओवर टाइम वाइड स्प्रेड हो गई. जेफरसोनियन आइडियाज़, वाशिंगटन के आइडियाज़, लॉक के प्रिंसिपल्स, मॉन्टेस्क्यू के प्रिंसिपल्स अमेरिकन कॉलोनीज़ में बड़े फेमस हो गए. फिर जब ब्रिटिश ने उनको दोबारा से दबाने की कोशिश की, स्टैम्प एक्ट लगा के, ड्यूटीज़ लगा के, टैक्सेस लगा के, तो फिर अमेरिकन वर लाइक नो मोर, वी कांट टॉलरेट दिस एनी मोर. ठीक है, एंड देन दे लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट द सिस्टम बिकॉज दे हैड बिकम मोर एजुकेटेड, दे हैड बिकम मोर अवेयर. इसी तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन की आप मिसाल दे सकते हैं, डच रेवोल्यूशन की दे सकते हैं, और जनरली हाउ डेमोक्रेसीज हैव became popularized with the spread of education in the age of enlightenment. तो again हमने अभी तक इस पूरे ऐसे में एजुकेशन को फाउंडेशन बनाया है और इस एजुकेशन की फाउंडेशनल बेस पे हमने 4 डायमेंशंस जो पूछी हुई थी उनको आर्ग्यू किया है. बट सिंस यू आर गिविंग एन एग्जाम फॉर द कंपेटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ पाकिस्तान, आई हैव मल्टीपल टाइम्स रिकमेंडेड के पाकिस्तान का आपने बीच में हवाला ज़रूर देना है हर ऐसे में. तो जहाँ पर कहीं डायरेक्ट नहीं बन रहा वहाँ इनडायरेक्टली आप रिकमेंडेशंस की शक्ल में दे दें कि व्हाट कैन पाकिस्तान लर्न फ्रॉम द एडेज, कि ये जो मैक्सिम है या ये जो कोटेशन है या जो स्टेटमेंट है जिसमें हमने भी इतनी लंबी चौड़ी डिस्कशन किया है, पाकिस्तान इससे क्या सीख सकता है. तो आप एक छोटा सा इस पर सिर्फ एक पैराग्राफ अपना लिखें, उसमें यू कैन आर्ग्यू दैट स्ट्रेंथनिंग द एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान विल हेल्प द कंट्री इन फॉलोइंग रिगार्ड्स. इट विल अगेन, चूँकि रिकमेंडेशंस ऑलवेज flow from the discussion. Recommendations are not something that are out of the blue. They are simply reiteration, repackaging of the discussion that you've already had. आपने logically flow करना है अपनी discussion से. तो जो हमने फ़ायदे education के discuss किए हैं अभी तक अपने ऐसे में, वही आपने यहाँ पर लगा देने हैं कि strengthening the education system in Pakistan will help curb the menace of corruption, crime and lawlessness. It will improve governance, strengthen civil society and culture of democracy. इसके अंदर आप छोटे छोटे फैक्ट्स दे सकते हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशन जो है वो बड़ी पुअर है. देयर आर 25 मिलियन आउट स्कूल चिल्ड्रन. पाकिस्तान की जीडीपी की इतनी % स्पेंडिंग है सिर्फ एजुकेशन के ऊपर, और इस क्राइम रेट हमारा इतना है. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हम इस रैंकिंग पे आते हैं. टेररिज्म पाकिस्तान में हिस्टोरिकली रही है. गवर्नेंस बड़ी वीक है. मार्शल लॉज रखते रहे हैं. डेमोक्रेसी बड़ी वीक है. सिविल सोसाइटी वीक है. और ये सारे फैक्ट्स किससे रिलेट करते हैं कि हमारे अगेन एजुकेशन वीक है. 25 मिलियन आउट स्कूल चिल्ड्रन, ओवरऑल नंबर ऑफ PhDs इन पाकिस्तान, ओवरऑल नंबर ऑफ क्वालिफाइड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इन द टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़. तो ये दो सेट ऑफ फैक्ट्स क्रिएट करें और इनको आपस में कहें कि ये रिलेशनल है. कि लैक ऑफ एजुकेशन प्रूवन बाय दीज फैक्ट्स एक्सप्लेन आवर आउटकम्स ऑन करप्शन, लॉलेसनेस, क्राइम, गवर्नेंस प्रूवन बाय दीज फैक्ट्स. तो सिर्फ आप जनरल स्टेटमेंट्स ना लिखें, कुछ सॉलिड फैक्ट्स इसके अंदर डालें जिस तरह मैंने आपको बताया, तो आपका आर्ग्यूमेंट बड़े स्ट्रेंथ मजबूत हो जाएंगे. सो दिस इज़ बेसिकली हाउ यू क्रिएट आर्ग्यूमेंट्स के जहाँ आपने लॉजिकली उसको फ्रेम करना है, अल्फाज के ताना बाना ऐसे जोड़ना है कि लॉजिक जो आर्ग्यूमेंट की है, जो आपसे मौजू ऐसे का डिमांड कर रहा है, आप उसको एक्सप्लेन करो. और जहाँ जहाँ छोटे मोटे फैक्ट्स ऐड होते हैं या स्टैट्स ऐड होते हैं जो आपके आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करें, you add a flavor and a touch of them and on top of it to make it more persuasive, to make it more compelling for the reader. Now आखिरी पैराग्राफ आपका कंक्लूजन का होगा. कंक्लूजन का पैराग्राफ आप एक सफ़े का भी लिख सकते हैं, थोड़ा बड़ा लिख सकते हैं जनरली जो आपके पैराग्राफ्स हैं उनसे, और
उसमें आप कॉम्प्रिहेंसिवली सारी जो डिस्कशन हमने की है उसको डिस्कस करते हैं। एक साइन पोस्ट से स्टार्ट करें। इन कंक्लूजन the sum and substance of the discussion is this, to crystallize all the discussion, to summarize all the points, इस तरीके से स्टार्ट करें और आखिरी कंक्लूडिंग पैराग्राफ। अब आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया हुआ है कि 4 कंपोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट इज़ द ग्रैबर, कि आप हुक कैसे कर रहे हो अटेंशन ऑडियंस की। दूसरा इज़ द ट्रांजिशन, कि आपने उस ग्रैबर से ट्रांजिशन कैसे करनी है कि वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस भी कर रहा है। ग्रैबर में तो आपने कोई हुक किया है अटेंशन, ट्रांजिशन में आप टॉपिक को टेक्निकली इंट्रोड्यूस कर रहे होते हो और कनेक्ट कर रहे होते हो आगे समरी के साथ, और फिर उसके बाद एंड पे थीसिस स्टेटमेंट। ये जनरल टू स्पेसिफिक का जो मॉडल है, जनरल टू स्पेसिफिक मॉडल ऑफ इंट्रोडक्शन, ये उसकी एक बहुत अहम रिप्रेजेंटेशन है। ग्रैबर्स जो हैं वो 5 तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया। एक तो ग्रैबर नहीं है टेक्निकली, यू कैन डायरेक्टली जस्ट स्टार्ट द एसे विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। देन यू कैन कोट, कोई कोटेशन आप उससे शुरू कर सकते हैं और उस कोटेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके फिर ट्रांजिशन करते हैं और समरी देते हैं और फिर आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट पे आते हैं। एक तरीका है कि आप कोई स्टार्टलिंग इन्फॉर्मेशन, आप कोई शॉकिंग फैक्ट्स ऐसे कोट करें जिससे आपको पता, आप दोबारा से कैप्टिवेट कर सकते हो ऑडियंस। एक लिटरेचर रिव्यू है। लिटरेचर रिव्यू के अंदर यानी कि इस टॉपिक पे जितने डिफरेंट आइडियाज़ एग्जिस्ट करते हैं उनकी एक समरी आप शुरू में दे देते हैं कि some scholars argue that education has promotes economic growth and creates a workforce. A lot of scholars like Flana argue that education is important because it increases the GDP growth in a country. But other scholars have pointed out to another important facet of education, which is the civil and societal aspect of education. फिर अब आप उस पर आगे नहीं, डिफरेंट पॉइंट्स को आप जोड़ रहे हैं आपस में। इसमें कंट्रास्ट भी हो सकता है कि आप कंट्रास्ट बिगिनिंग कर सकते हैं कि ऑल्दो ये चीज़ समझी जाती है, लोग ये समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये है, जैसे कि, लेकिन वो इस पे अप्लाई नहीं होता क्योंकि एजुकेशन के जनरली ऑपोजिट साइड कोई नहीं बनती। मगर वो टॉपिक्स जिनकी दोनों साइड्स एग्जिस्ट करती हैं उसमें आप कंट्रास्ट दे सकते हैं। जैसे फॉरेन एड इज़ अ ब्लेसिंग और अ कर्स, या आप उनमें से साइड लेते हैं कि फॉरेन एड इज़ अ कर्स, तो आप शुरू कर सकते हैं कंट्रास्ट बिगिनिंग में कि although it is considered that foreign aid is a blessing, people believe that foreign aid is important for economic growth, it gives the necessary capital to jumpstart the economy. Foreign aid is also instrumental in developing key institutional frameworks in a country for economic growth and spurring the requisite tools to start the development of a country, blah blah blah. However, in reality, the other side of the picture is that that foreign aid in the long run is detrimental to the country. ये कंट्रास्ट है। इसी तरह फेमिनिज्म इज़ नॉट अ थर्ड वर्ल्ड इशू। तो अगर आप कह रहे हैं कि फेमिनिज्म इज़ अ थर्ड वर्ल्ड इशू, तो आप दूसरी साइड पहले दिखाते हैं कि although a lot of people think that feminism is not a third world issue because they think that this is somehow a product of Western anglicized development that has taken place in the first world, they believe that the issues of feminism do not corroborate with the issues of the women in the developing world. They believe that feminism is culturally, socially and economically and politically incompatible with the challenges that women face in the third world countries. However, in reality, education indeed is a third world issue because a lot of the things that are alleged to be not compatible with the third world countries are in fact the struggles that first world countries went through. I'm just going on and on. So you get the idea कि ये contrast का मतलब होता है। तो लिटरेचर रिव्यू में एक होता है कि आप जनरली डिफरेंट आइडियाज़ को समराइज़ करें उससे टॉपिक से रिलेटेड, और एक ये कि आप कंट्रास्ट दे सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक में सच कंट्रास्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये वाली ऑप्शन जनरली हमारे पास नहीं रहती इस टॉपिक पे। आखिरी जो तरीका है वो है कोई एनेक्डोट, कोई स्टोरी, किसी इवेंट की, किसी बंदे की, किसी फिक्शनल स्टोरी भी आप क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। तो क्लाइमेट चेंज का जो मेरा ऐसे था उसके अंदर हमने एक फिक्शनल स्टोरी यूज़ की थी। तो एनेक्डोट जो है वो आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं, और ये बतदरीज बेहतर है, यानी डायरेक्ट स्टार्ट से बेहतर है आप कोटेशनल बिगिनिंग करें, उससे भी बेहतर आप शॉकिंग फैक्ट यूज़ करें, उससे बेहतर ये, और सबसे बेहतर एनेक्डोट का तरीका है। तो चूंकि सबसे बेहतर एनेक्डोट का तरीका और ये मुश्किल भी है, तो इसका एक डेमो भी मैं आपको देता हूँ। Maryland 1818. A boy was born into slavery. Like many other slaves, he had a black mother and a white father. At a young age, he was selected to live in the home of the plantation owners, one of whom may have been his father. There was a legal prohibition on the education of slaves. The slaveholder's wife, however, defied the ban and taught him the alphabet. उसे पढ़ना लिखना सिखाया.
When she was prohibited from doing so, the boy started learning on his own. He read newspapers avidly and sought out political writings and shared his newfound knowledge with other slaves. Ultimately, he escaped the shackles of slavery and became the most iconic abolitionist leader and advisor to Abraham Lincoln as well. He was Frederick Douglass. तो ये हमने एक स्टोरी से हुक किया है जो रिलेट कर रही है हमारे टॉपिक के साथ कि एजुकेशन कैसे इंस्लेवमेंट इंसान को कॉन्शियस बनाती है, हम उससे शुरू किया है. अब हम आगे इसे ट्रांजिशन करेंगे, हम टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, इस स्टोरी को टॉपिक से कनेक्ट करेंगे और फिर समरी से कनेक्ट करेंगे. तो यहाँ पर ट्रांजिशन आ गई. While Douglas's story captures undesigned resolve, it also unravels the emancipative value of education. हम टॉपिक अब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं ना. If this was the impact of education on a single individual, what could be the impact on the whole society? Can education make it impossible for autocrats to enslave a population ever? Does education make it difficult for demagogues to manipulate a nation? Contrarily, can education be considered a panacea for reform and good governance? This essay will dwell upon these questions in detail. ठीक है, तो ये आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाया, उसकी सारी एस्पेक्ट्स को, और उसको लिंक किया अपनी स्टोरी के साथ, और आपने रीडर को बताया कि इन सारी बातों के जवाब मिलेंगे आपको मेरे ऐसे में. और चूंकि ये सारी वो बातें हैं जो टॉपिक डिमांड कर रहा है, तो आपने एक बड़ा अच्छा लॉजिकल स्ट्रक्चर बता दिया अपने ऐसे का. तो आपने एग्जामिनर को इंडिकेशन दे दी कि मेरा ऐसे जो मैंने लिखा है वो बहुत लॉजिकली कोहेरेंट है टॉपिक के साथ, मैं टॉपिक से इधर उधर नहीं हुआ. A lot of people that fail the essays because they cannot relate a lot of things that they write to the topic. फिर आएगी ऐसे की समरी उसके बाद. और it is a self-evident truth that education imparts reason, rationality and competence among citizens, while lack of education deprives citizens thereof. Okay? Lack of education इन चीज़ों से deprive करती है इंसान को. This makes an educated nation less susceptible to manipulative propaganda. Likewise, it actively guards its civil, ऐसा आएगा यहाँ पे, it actively guards its civil and political rights. ऐसा माशरा अपने civil और political rights को actively guard करता है. Widespread education also reduces crime and lawlessness, creating a conducive climate for reform and good governance. तो जो सारे आइडियाज़ हैं उनको हमने एक कंपाइल इस तरीके से किया और उनको एक अच्छे तरीके से समराइज़ करके यहाँ एक्सप्लेन कर दिया. अब इस समरी के बाद हम देंगे अपनी थीसिस स्टेटमेंट. वो ये कि thus, while education is traditionally considered a vital tool for economic growth, it more importantly contributes towards making a society rational, reasoned, competent and free. और ये अब अपना जब सेकेंड पैराग्राफ शुरू करेंगे तो उसके अंदर आप एक शुरू में फ्रेम कर सकते हैं कि एजुकेशन सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो इंसान के माशरे की जो दूसरी जितनी एस्पेक्ट्स हैं ना, कि उसको रैशनल बनाना, रीज़नेबल बनाना, कॉम्पिटेंट बनाना और फ्री बनाना, उनको भी करता है. अब ये सारे वर्ड्स टेक्निकली जो मेन हमारे चार कंपोनेंट्स हैं उन चारों को एड्रेस कर रहे हैं. ठीक है, जब आप रैशनल और रीजनड होगे तो यू विल बी डिफ़िकल्ट टू ड्राइव, और जब आप रैशनल रीजन होंगे तो यू विल बी ईजी टू लीड. व्हेन यू विल बी कॉम्पिटेंट तो गवर्नेंस बेहतर होगी, व्हेन यू विल बी फ्री तो इंस्लेवमेंट नहीं होगी. सो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव थीसिस स्टेटमेंट. सो थीसिस स्टेटमेंट पूरी जिस्ट को कैप्चर करती है आपके ऐसे के, और उस जिस्ट के रीजंस भी एक्सप्लेन करती है. तो हमने बताया कि एजुकेशन, जो सारी बातें हो रही है ना कि एजुकेशन मेक्स अ पीपल दिस, उसकी वजह क्या है? बिकॉज इट इम्पॉर्टेंटली कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड मेकिंग अ सोसाइटी रैशनल, रीजन, कॉम्पिटेंट एंड फ्री. अच्छा, ये तरीका है एक, क्योंकि कुछ लोग थीसिस स्टेटमेंट भी लिखना पसंद करते हैं शुरू में, तो मैंने आउटलाइन के लिए आपको दोबारा दिखा दिया कि आउटलाइन जब आप शुरू करेंगे, आउटलाइन की हेडिंग दे के, तो नीचे आप थीसिस स्टेटमेंट लिखें और उसके नीचे इस तरह थीसिस स्टेटमेंट लिख दें. वाइल एजुकेशन इज ट्रेडिशनली कंसिडर्ड अ वाइल टूल फॉर ग्रोथ, बला ये थीसिस स्टेटमेंट आ गई. फिर आप इंट्रोडक्शन आगे इस तरीके से कंटिन्यू करते हैं. सो अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लास्ट टाइम कुछ लोगों ने सवाल पूछा था. आई कुड नॉट एड्रेस दैट क्वेश्चन, तो मैं इसको इस दफ़ा एड्रेस करना चाहूँगा कि सीक्वेंसिंग क्या हो. आप एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठे हैं, आपके सामने पर्चा आ गया है, 3 घंटे आपके शुरू हो गए, तो अब आपने क्या करना है? ऑब्वियसली सबसे पहले तो यू पिक अ टॉपिक. आप एक टॉपिक चूज़ करते हो 10 में से. कभी कभार टॉपिक चूज़ करने में टाइम लगता है ऑब्वियसली, और आप थोड़ी बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, आउटलाइन बनाते हो. एक टॉपिक लगता है आपको कि इस पर लिख लोगे, लेकिन उस पर आउटलाइन 5-6 मिनट सोच के आपको नहीं बन रही, तो फिर आप चेंज करते हो.
तो पहले तो आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया अपना। टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद अब आखिरी पेज पे ब्रेनस्टॉर्म करते हो। आखिरी पेज को आपने रफ वर्क की हेडिंग देनी है, जो आपको एक शीट्स मिलेंगी, 24-25 शीट्स होंगी उसमें। सो लास्ट पेज यू विल रिजर्व फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग। उसके ऊपर आपने रफ वर्क लिखना है और सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्म करना है, अपने आइडियाज़ स्क्रिबल करने हैं, जिस तरह हमने शुरू में किए थे कि अच्छा इस टॉपिक में ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आपने उसी लास्ट पेज पे एक रफ आउटलाइन बनानी है। आप आखिरी 2 सफ़े यूज़ कर सकते हैं, 3 सफ़े यूज़ कर सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। उस आखिरी सफ़े पे फिर एक रफ आउटलाइन बनानी है आपने। फिर आपने उसी आखिरी सफ़े पे एक रफ इंट्रो भी लिखना है आखिरी 2 पेजेस पे, क्योंकि इंट्रो बनाने में ज़रा टाइम लगता है और उसको अच्छे तरीके से क्राफ्ट करना है। अब अगर आप स्टोरी लिख रहे हैं या कोई कंपैरिजन ड्राफ्ट करें हैं तो एक उसका जनरल सा लिख लें, यानी ये नहीं मैं कह रहा कि बहुत डिटेल में लिख लें, लेकिन आप एक जनरल बेशक जो है थोड़ा सा रफ इंट्रो लिख लें, ताकि जब आप उसे नीट लिखें तो आप उसे रिफ़ाइन करके लिख सकें। फिर आपने पहले 4 पेजेस खाली छोड़ देने हैं और पहले 4 पेजेस पे आपने कुछ नहीं लिखना, ठीक है। और पहले 4 पेजेस आपने आउटलाइन के लिए छोड़ने हैं। फिर आपने बॉडी ऑफ द ऐसे लिखना शुरू करनी है। अपनी रफ आउटलाइन देखते हुए आपने बॉडी ऑफ द ऐसे पूरा लिखना है। उस रफ इंट्रो को देखते हुए आपने नीट इंट्रोडक्शन लिखना है, 5वें सफ़े पे शुरू करना। फिर रफ आउटलाइन को देखते हुए पूरा अपना ऐसे आगे शुरू करना है आपने, 5th पेज ऑनवर्ड्स टू द लास्ट। फिर जो आपने आखिरी, अच्छा इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब आप ऐसे लिख रहे होंगे तो आप अपनी आउटलाइन में चेंजेस करेंगे, क्योंकि आपको आउटलाइन लिखते हुए सोचते हुए लगा था कि ये बात रिलेट करेगी, लेकिन वो लिखते हुए आपको एहसास हुआ कि ये चीज़ रिलेट नहीं करी, आपने उसे स्किप कर दिया। या आपको कोई लिखते हुए नया आइडिया जेन में आ गया, एग्जांपल जेन में आ गई, केस स्टडी जेन में आ गई, तो आपने वो लिख दी। तो फिर आप उसी तरह रफ आउटलाइन में चेंजेस करते जाएंगे, मैंने ये चेंज किया है अपने ऐसे में, ठीक है। तो ये रफ आउटलाइन में चेंजेस करते जाएं। फिर जो आपकी पूरा ऐसे लिखने के बाद जो आपकी अब आउटलाइन बनती होगी ना, रफ आउटलाइन में जो चेंजेस की होंगी, उस अपडेटेड को फिर आपने पहले 4 सफ़ों पे नीट आउटलाइन में ट्रांसलेट करना है। देखें, आपने अगर शुरू में अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे और आपने जाते सारी एक नीट आउटलाइन बना ली और फिर ऐसे लिखते हुए आपको एहसास हुआ कि फ़लाना पॉइंट नहीं आता इसके अंदर, या मेरे पास वक्त नहीं बचा इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने का, या कोई नई एग्जांपल्स, नई केस स्टडी, नया आर्ग्यूमेंट आ गया जो आपने लिखना है, तो अब आप नीट आउटलाइन को तो चेंज नहीं कर सकेंगे। तो एग्जामिनर के पास जब जाएगा तो वो देखेगा इसने आउटलाइन में ये चीज़ लिखी है लेकिन बॉडी में नहीं है, तो वो बड़ा कांटा लगाएगा। वो कहेगा यहाँ कोई ऐसी बातें हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट आपने बॉडी में लिखी लेकिन आप उसे नीट आउटलाइन में चेंज नहीं कर सके, और एग्जामिनर को आउटलाइन पसंद नहीं आई, और अगर आप वो बात लिख देते तो पसंद आ जाती, तो फिर आपके साथ ज़्यादती हो जाएगी। तो ये तरीका है कि जिससे आप इंश्योर करते हो कि आपकी आउटलाइन अपडेटेड लिखी जाए इन पे। और अगर तो लेट से दो सफ़ों पे आउटलाइन मुकम्मल हो गई है तो कोई मसला नहीं, जो बाकी 2 सफ़े हैं उनको क्रॉस कर दें और एरो दे दें कि अगले पेज पे बॉडी ऑफ दी ऐसे है, पेज टर्न ओवर का ऐसे एरो दे के PTO लिख दें। और बाकी जो है, एक तो अपने रफ आउटलाइन वाले पेजेस को क्रॉस करें और जो आपके दूसरे पेजेस बच गए हैं उनको क्रॉस करें। अपनी आउटलाइन रिव्यू, नीट आउटलाइन एक दफ़ा लाजमी रिव्यू करें, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये 3 चीज़ें आपने लाजमी रिव्यू करनी है, क्योंकि इनमें स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स हो सकती हैं, छोटी मोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है जो आप फ्लो में आपको नहीं पता चली। तो ये आप करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर भी ज़्यादातर आपका इंट्रो, आपकी आउटलाइन और आपका कंक्लूजन पढ़ता है, तो उसमें कोई ऑब्वियस ग्रामेटिकल या स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, और जो अनयूज स्पेसेस हैं उनको आपने क्रॉस कर देना है। तो ये तरीका कार है बेसिकली सीक्वेंस एसेस का करने का। सो दैट्स ऑल। Now we're open to question answer session, and the first question is, isn't it a risk considering the fact that we either don't have time or not enough time in the end? ताबिश, यही तो आप गलती करते हैं फिर लोग। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप लेट्स से इन दिस सिनेरियो क्या होगा, आपके पास टाइम नहीं है और आपने एक नीट जो है अपना आपने एक नीट आउटलाइन बना ली हुई है, ठीक है, और उसमें कोई लेट्स से आपने 4 केस स्टडीज़ अपनी चेंज की, 2 आर्ग्यूमेंट्स ऐड किए और पूरी बॉडी लिखी, कंक्लूजन लिखा, टाइम ख़त्म हो गया, और ना ये केस स्टडीज़ मौजूद हैं। जो आउटलाइन में केस स्टडीज़ 4 आपने लिखी थी वो केस स्टडीज़ अब आपके ऐसे में मौजूद नहीं है। जो 2 आर्ग्यूमेंट्स आपने इसमें ऐड किए थे वो इसमें मौजूद नहीं है। तो फिर एग्जामिनर के पास जब आउटलाइन जाएगी तो एग्जामिनर आपको क्यों पास करें? एग्जामिनर ने बड़ी स्पेसिफिक डायरेक्शंस जो एग्जामिनर रिपोर्ट्स में आती रही हैं कि जो बातें अक्सर लोग आउटलाइन में लिखते हैं लेकिन बॉडी में नहीं लिखी होती तो एग्जामिनर फेल करता है।
ऑफिशियल एफपीएससी की एग्जामिनर रिपोर्ट्स में ये लिखा है। तो इससे बड़ा रिस्क क्या हो सकता है कि आप एक ऐसी आउटलाइन लिख रहे हैं जो आपने पहले 15-20 मिनट या आधा घंटा लगा के सोची थी, और उसके बाद जो 2 घंटे ऐसे लिखते हुए आपको नए आइडियाज़ आए होंगे, जो चेंजेस की होंगी, आप उस आउटलाइन में वो इनकॉर्पोरेट ही नहीं कर सके। व्हेन योर आउटलाइन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एसे। तो इसीलिए आपने हर सूरत अपने टाइम को इस तरह मैनेज करना है। मेरी जो पर्सनल टाइम मैनेजमेंट थी वो ये थी कि फर्स्ट 30 मिनट्स जो थे वो ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए और रफ़ आउटलाइन के लिए थे। तो रफ़ आउटलाइन, ब्रेनस्टॉर्म और इंट्रोडक्शन वगैरह मैं पहले 30 मिनट में सोचता था, ठीक है। उसके बाद जो 2 घंटे होते थे, सॉरी ये 20 लिख दिया मैंने, उसके बाद जो 2 घंटे हैं वो मैं ऐसे लिखता था, बॉडी ऑफ द ऐसे, ठीक है। आखिरी 15 मिनट मैं आउटलाइन को नीट करता था और लास्ट 15 मिनट्स में रिव्यू के लिए छोड़ता था। ये मेरी पॉलिसी थी और मैंने अपनी ऐसे लिखते हुए प्रैक्टिस भी इस तरह की थी। फर्स्ट 30 मिनट्स फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड रफ आउटलाइन, 2 आवर्स फॉर ऐसे राइटिंग, 15 मिनट्स फॉर नीट आउटलाइन एंड 15 मिनट्स फॉर रिव्यू। अब मैं चूँकि प्रैक्टिस मेरी थोड़ी ज़्यादा थी लिखने की पहले भी, और सोचने की स्पीड थोड़ी सी तेज़ है, तो आई यूज़ टू फॉलो दिस रिगरसली, और मैं इन 2 घंटों में आराम से 2400 वर्ड्स तक लिख लेता था। लेकिन ज़्यादातर पीपल, आई नो दैट इससे ज़्यादा टाइम लग जाता है आपका, इसमें 1 घंटा भी लग जाता है तो कोई बात नहीं, कुछ लोगों का 1 घंटा लग जाता है एंड दे पास। ब्रेनस्टॉर्मिंग में, रफ आउटलाइन बनाने में, इंट्रो फ्रेम करने में ही 1 घंटा लग जाता है, तो दैट्स ओके। और फिर बाकी आपका 1.5 घंटा बचता है, फिर आपने उस हिसाब से 1.5 घंटा छोड़ें और ये 2400 के बजाय 2000 वर्ड्स का ऐसे लिखें, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ये काम आपने लाजमी करना है। आपने पहले जिस भी तरीके से किया, ये चीज़ का आपने बिलखसूस ख्याल रखना है, अपनी प्रैक्टिस भी इसी तरीके से आप करें। ये पहला क्वेश्चन जो बहुत अच्छा ताबिश ने पूछा उससे रिलेटेड। नाउ we're open to other question answers. If there are any, we'll take a few minutes for question answer session. नहीं तो ये तो फिर आपकी आउटलाइन ही इतनी कॉम्प्रिहेंसिव बनाना हुई अरशद, क्योंकि मैंने इसी तरह रूल आपको बताया ना कि 4 सफ़े छोड़ें, 4 से ज़्यादा ना छोड़ें। और 4 सफ़ों में अगर आप एक अच्छी आउटलाइन लिखते हैं, और मैंने जिस तरह खुली खुली करके हेडिंग्स बना के, मार्कर, सब हेडिंग्स, ये वो, तो आपके 2 से 3 सफ़े तो लग ही जाते हैं आउटलाइन पे। मतलब मैंने भी 4 सफ़े छोड़े थे और मेरी तो तकरीबन 3.5 सफ़ों की आउटलाइन चली गई थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों की एटलीस्ट 2-2.5 सफ़े तो बढ़ ही जाते हैं आउटलाइन में, तो 1.5 सफ़ा क्रॉस करने में कोई इतना मसला नहीं होता। हाँ, अगर आपने 4 सफ़े छोड़े और 1 सफ़े की आउटलाइन लिखी है तो फिर, और बाय द वे ये ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करते हुए आपको पता चलेगा कि आपको कितने जनरली आउटलाइन के सफ़े छोड़ने हैं। तो आपकी जनरली आउटलाइन जब आप ऐसे की प्रैक्टिस कर रहे हो तो तब कितनी जाती है, तो उस हिसाब से वेरी करेगा। नहीं रूज, इसमें इजी टू लीड का जो कॉन्टेक्स्ट है ना, वो इंटरनल कॉन्टेक्स्ट है, नॉट इन टेक, इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। क्योंकि अगर हम इसको आइसोलेटेड, हम फ़िक्रे को नहीं देखेंगे, हम इसे इन कनेक्शन देखेंगे जो बाकी 3 डायमेंशंस लिखी हुई हैं उसमें। सो बिकॉज बाकी 3 डायमेंशंस लिखी हुई हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में एक इंटरनल चीज़ से रिलेटेड है। ये भी एक आइडिया है कि अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है कि लेंथ ऑफ एनेक्डोट एंड इंट्रोडक्शन, तो ये आप वेरी कर सकते हैं। मैं जैसे 1.5 पेजेस का पूरा इंट्रोडक्शन लिखता था, 1.5 सफ़े का कंटिन्यूस इंट्रोडक्शन होता था, तो 10-12 लाइंस मेरी जो थी वो एनेक्डोट पे, स्टोरी पे चली गई, 3-4 लाइंस जो थी वो मेरी ट्रांजिशन में चली गई, 4 लाइंस मेरी समरी में चली गई, और 2 लाइंस मेरी उसमें चली गई, थीसिस स्टेटमेंट में चली गई। कभी कभी स्टोरी 12 से 15 लाइंस पे भी चली जाती थी, तो मेरा लेकिन 1.5 सफ़े का इंट्रो होता था। और क्योंकि इंट्रो एग्जामिनर ने पढ़ना होता है आपका, उसको ज़रा कॉम्प्रिहेंसिवली लिखा जाए तो बेहतर है। डिपेंड्स, सोहेल के थीसिस स्टेटमेंट की बात आप कहाँ कर रहे हो। आउटलाइन में इंट्रोडक्शन से पहले कुछ लोग नहीं लिखते थीसिस स्टेटमेंट, एंड दैट्स फाइन। लेकिन जो एसे के इंट्रोडक्शन, जो बॉडी ऑफ द पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन होता है, उसकी एंड पे आपने थीसिस स्टेटमेंट लास्ट में लिखनी है। देयर आर नो हेडिंग्स इन द बॉडी ऑफ द एसे, मगर आउटलाइन में तो हेडिंग्स होंगी ना। जैसे ये मैंने आपको ये बॉडी की मिसाल है, यानी इंट्रोडक्शन की जो बॉडी है, इसमें ऑब्वियसली कोई हेडिंग्स नहीं है।
लेकिन जो वेट, जैसे ये आउटलाइन है, इसमें हेडिंग्स हैं, दिस इज लाइक अ हेडिंग, दीज आर लाइक सब पॉइंट्स, तो आउटलाइन में हेडिंग्स आ जाती हैं. एनेक्डोट फॉर डिफरेंट टॉपिक्स. देखें, एनेक्डोट्स का कोई डायरेक्ट हल नहीं है. ये आपकी लर्निंग, आपकी राइटिंग स्किल्स, मेहनत करके रेट्रिक क्रिएट करने की कोशिश करना, रीडिंग आपकी कितनी है, आपका नॉलेज कितना है, फिर आपने प्रैक्टिस ऑलरेडी कितनी की हुई है, फिर आपको, इसीलिए मेरी तो कोशिश है कि मैं जितने ज़्यादा इंट्रोज आपको दिखाऊंगा, मेरे कोर्स में तो अब तक हमने 5-6 इंट्रोज किए हैं एनेक्डोट बेस्ड, तो उससे ये है कि आपको इंस्पिरेशन मिलती है कि अच्छा इस तरह की चीज़ लिखनी है. कभी कभार तो वही एनेक्डोट्स, अल्लाह करे यू लकी इनफ तो पेपर में वही यूज़ हो जाए, बट उसके अलावा आपको खुद भी इंस्पिरेशन मिलती है कि अच्छा इस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखना है. सो दीज आर स्पेसिमेंट्स विच यू कैन यूज़ अगर आपकी लैंग्वेज पे कमांड अच्छी है. इफ़ यू आर नॉट वेरी, यू डोंट हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर लैंग्वेज, और आपकी इमेजिनेटिव स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और लैंग्वेज स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर आप स्टोरी पे ना जाएं. फिर आप सिंपल कोटेशन से शुरू कर लें, कंट्रास्ट कर लें, कोई फैक्ट से शुरू कर लें, लेकिन डायरेक्ट ना लिखें. नहीं, आई डोंट थिंक इरम दैट दिस इज़ अ गुड अप्रोच, बिकॉज ज़्यादातर ऐसे ही होंगे. ज़्यादातर लोग चूँकि मेहनत करके नहीं जाते, एफर्ट करके नहीं जाते, लोगों की कमांड नहीं होती, तो लोग डायरेक्ट ऐसे शुरू कर देते हैं. और फिर एग्जामिनर ने, जिसने हज़ारों की तादाद में ऐसे चेक करने हैं, उसको बोरिंग सा ऐसे लगता है, वो कोई इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन नहीं होता, तो आप उसे रीज़न नहीं देते आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने का. ये जो तरीका है जो मैंने आपको बता रहा हूँ, इससे ये कि आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हो दूसरे कैंडिडेट से, आपने एफर्ट किया, आप एग्जामिनर को भी दिखाते हो, आप उसका इंटरेस्ट भी ग्रैब करते हो, आप अपनी रेलिवेंस भी दिखाते हो, आप अपनी कॉम्पिटेंस भी उसे दिखाते हो, इफ़ एंड ओनली इफ़ यू हैव दैट कॉम्पिटेंस. तो उसकी बेसिस पे फिर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इंक्रीजेज अ लॉट. Of course, if the anecdote is irrelevant, it will backfire. Anecdote should be relevant. Anecdote should be grammatically correct. Anecdote should be rhetorically sound and persuasive. ये काफ़ी सवाल आता है. आपकी एक साइड पे, जैसे अगर ये पेज है, तो इस साइड पे मार्जिन ऑलरेडी लगे होंगे, दूसरी साइड पे मार्जिन खुद आप ड्रॉ करें, और आपको 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले ही आंसर शीट्स मिल जाती हैं. सो यू हैव टाइम, सो यू शुड डेफिनेटली ड्रॉ मार्जिन ऑन द राइट साइड. An average student needs to prepare at least, I think, 12 full-fledged essays, और वो भी डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट डायमेंशंस पे. 12 से 14 फुल एसेज आप प्रैक्टिस करें इफ़ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट. इफ़ यू आर अ रियली गुड स्टूडेंट तो आप इसको कम कर सकते हैं, आप इसको 8 पे ला सकते हैं इफ़ यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट. इफ़ यू आर रियली पुअर और आपकी कमांड नहीं है लैंग्वेज पे, ऐसे राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है आपकी, तो आप इसे 13 से 18 एसेज की तरफ ले जाएं. सो फॉर एन एवरेज स्टूडेंट आई थिंक above 10, 12, 13, 14, that's a very good number. जी सोहेल, हमारे एसेस जो हैं वो दिस आर पार्ट ऑफ आवर कोर्स. ये भी उसी कोर्स का हिस्सा है. जो नियर पीयर की वेबसाइट पे आप जाएं तो इंग्लिश एसे का पूरा कोर्स अवेलेबल है. हाईलाइटिंग ऑफ फैक्ट्स यूजिंग मार्कर, यू कैन डू दैट, कोई इशू नहीं है. मार्कर से कर सकते हैं, ब्लैक पॉइंटर से कर सकते हैं, विच आई रिकमेंड, बिकॉज अगर आपने एक स्पेशल चीज़ ऐड की है और एग्जामिनर ने, क्योंकि स्किम करना है, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो एक चीज़ डिटेल में पढ़ेगा, क्योंकि वो स्किम करेगा. सो वन ही स्किमिंग, और जो चीज़ हाईलाइट हुई होगी वो उसे स्पेसिफिकली नज़र आ जाएगी. दैट्स अ गुड प्रैक्टिस. किसी का कोई पीछे सवाल था जो ऐसे की डिस्कशन के दौरान था, बिकॉज ऑब्वियसली मैं तब ऐसे पे फोकस कर रहा था, तो मैंने कोई क्वेश्चंस नहीं देखे, तो आप रीपोस्ट कर दें अगर आपने पहले कोई बहुत देर पहले कोई क्वेश्चन पोस्ट किया. हाउ टू क्रिएट ऐसे आउटलाइंस. ये ऐसे आउटलाइंस ऐसी बनती हैं जैसे हमने अभी बनाई है.
कि आप ब्रेनस्टॉर्म करें, उसके डिफरेंट डायमेंशंस को ऐड करें। मैं एक ये जनरल फार्मूला यूज़ करता हूँ आर्ग्यूमेंटेटिव एसेस के लिए, इशू बेस्ड के लिए नहीं, इशू बेस्ड के लिए डिफरेंट है। तो बिकॉज आई डोंट हैव दैट प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ मी, जो मैंने अपनी क्लास पूरी करवाई हुई है नियर पीरियड इंग्लिश ऐसे की, उसमें आर्ग्यूमेंटेटिव की भी पूरी स्कीम दी हुई है, आउटलाइन किन पॉइंट्स पे आपने सोचना है, और इशू बेस्ड एसेस को भी किन पॉइंट्स पे सोचना है, उसकी भी पूरी स्कीम दी हुई है वो उस कोर्स में। दानियाल, इट माइट बी एग्जैक्टली, यू आर करेक्ट, इसीलिए मैंने 15 मिनट तो नहीं, आधा घंटा, मैं खुद आधा घंटा यूज़ करता था एटलीस्ट फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड आउटलाइन। और मैंने इसीलिए ये चीज़ एक्नॉलेज किया कि फॉर लॉट ऑफ पीपल ये आधा घंटा 1 घंटा हो जाता है, एंड दैट्स फाइन। अ लॉट ऑफ पीपल टेक 1 hour, आई नो, एंड बट द फैक्ट इज़ कि वो 1 घंटा लगा के अच्छी आउटलाइन सोचते हैं, रफ अच्छी बनाते हैं। आप अपने वर्ड्स कम कर लें, 1800-2000 वर्ड्स का ऐसे लिख लें, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग ठीक करें, आउटलाइन ठीक सोचें और उसको अच्छे तरीके से बनाएं। उमर, आपका जो सवाल है मोरालिटी क्या डिस्कस करेंगे फिलोसॉफिकल सेंस एजुकेशन में, तो आप हर आर्ग्यूमेंट के अंदर वो फिलोसॉफिकल सेंस डिस्कस कर रहे हैं ना। आपने लीड के कॉन्टेक्स्ट में भी वो फिलोसफी एक्सप्लेन की कि एजुकेशन कैसे लीड को आसान बनाती है, ड्राइव कैसे, वो कौन सी वैल्यूज़ है जो एजुकेशन इनकलकेट करती है जिससे ड्राइव करना मुश्किल होता है। तो वो आपने इंडिविजुअली हर डायमेंशन के अंदर उसके फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशंस जो एजुकेशन की हैं उनको आप नॉन दिलस कर रहे हैं एवेलुएट। हमजा, दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर रेगुलर जो हमारा पूरा कोर्स है, ये तो एक उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है कि जिसमें हम हर महीने में मैं एक ऐसे का टॉपिक देता हूँ स्टूडेंट्स को, वो स्टूडेंट्स उस पर अपने एसेस लिखते हैं, ग्रुप में शेयर करते हैं, पीयर्स उसको रिव्यू करते हैं, मेरे टीएज उसको रिव्यू करते हैं, उनमें से मैं स्क्रूटनाइज करके कुछ को मैं रिव्यूज़ करता हूँ, और ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो ये पूरा ऐसे ऑफ द मंथ का जो हमारा कोर्स है। और फिर मैं लाइव सेशन करता हूँ एंड माय स्टूडेंट्स इवेलुएट एंड इम्प्रूव देयर राइटिंग बेस्ड अपॉन दिस डिस्कशन। इसके अलावा पूरा कोर्स अवेलेबल है जिसमें बड़ी डेप्थ में हमने ये सारे एजुकेशन के अलावा दूसरे टॉपिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एसेस कवर किए हैं और उनको कंप्लीट कवर किया हुआ है डायमेंशंस को। सो इफ़ यू वांट तो आप वो कोर्स पूरा नियर पीयर पे जाके देखोगे जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में ऐसे का कोर्स अवेलेबल है। You can use pointer for highlighting. Headings of outline, Tabish. आउटलाइन में आप बिल्कुल हेडिंग्स बना सकते हैं अगर आप क्वेश्चंस की शक्ल में बना रहे हैं। तो जैसे ये मेरी क्वेश्चंस की शक्ल में है तो मैंने ये इसी तरह लिखा हुआ है। मैं ब्लैक पॉइंटर से ही हेडिंग लिखता था, क्वेश्चन लिखता था आउटलाइन में, और ब्लू पॉइंटर से आके एक्सप्लेन करता था, और सब पॉइंट्स मैं ब्लैक पॉइंटर से लिखता था। आप मार्कर से भी इसको लिख सकते हैं। आउटलाइन में आपके ऊपर कोई कदगन नहीं है इस किस्म की चीज़ यूज़ करने की। अच्छा, ये ताबिश, वेरी गुड क्वेश्चन इंडीड। ये मैंने अपने कोर्स में बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया। आउटलाइन लिखने के ऑब्वियसली डिफरेंट तरीके हैं। आप चाहे तो इस क्वेश्चन की जगह आप हेडिंग दे सकते हो सिर्फ किसी फ्रेज़ की शक्ल में, या कोई वर्ड लिख सकते हो। इसी तरह यहाँ पर भी पूरी सेंटेंस की जगह आप फ्रेज़ लिख सकते हो। लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जो मेन हेडिंग है वो क्वेश्चन की शक्ल में हो, और जो आपके पॉइंट्स हैं वो स्टेटमेंट्स की शक्ल में हो। क्यों? क्योंकि आउटलाइन शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, और मुझे ये लगता है कि आपकी आउटलाइन पढ़ के एक एक बात एग्जामिनर को समझ आ जानी चाहिए। अगेन क्यों? क्योंकि एग्जामिनर आपका पूरा ऐसे नहीं पढ़ता, ना ही उस पर टाइम स्पेंड करता है। अगर आपकी आउटलाइन उसको नहीं समझ आई तो ही इज़ नॉट गोइंग टू मेक एन एफर्ट to understand your outline. He is going to cross that, give you a random number of 30, 35, fail you and move ahead. And he was not accountable to anything. तो आपने कोशिश करनी है अपनी आउटलाइन जितनी कॉम्प्रिहेंसिव हो सके और जितनी डिटेल्ड हो सके। मतलब ये भी ना हो कि पूरे के पूरे पैराग्राफ्स लिखे हों, लेकिन कम से कम पूरा एक सेंटेंस तो हो ना। सो आई थिंक दैट इज़ वाई मेरा प्रेफर्ड टीचिंग मैथड ये है दैट योर स्टेटमेंट्स, मेन हेडिंग शुड बी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, and your arguments should be in the form of self-contained meaningful sentences rather than phrases or words. इसीलिए मैं self-contained meaningful sentences की बहुत
इंडोर्स करता हूँ फॉर आउटलाइन, और ये काफ़ी ज़्यादा मेरे पिछले 2-2.5 सालों में स्टूडेंट्स ने इसको फॉलो किया है. Those who were generally good and above a certain threshold, by following this technique have easily been able to pass the exam. लेकिन अगर आप फ्रेजेस की शक्ल में लिखते हैं और फ्रेजेस से कभी कभी बात मुकम्मल कन्वे नहीं होती, पूरी लॉजिक समझ नहीं आती, ठीक है, तो वो लॉजिक समझाना फ्रेजेस में मुश्किल होता है, और वो ना अगर कम्युनिकेट हो पाए तो फिर यू आर इन ट्रबल. और आइडियल लेंथ आपकी आउटलाइन, मैंने जिस तरह आप देखें खुली खुली लिखी है, इसके बाद एक लाइन छोड़ी है, इसके बाद लाइन है, इसके बाद है, इसके बाद है, तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो कम से कम 2.5-3 सफ़ों पे तो चली जाती है, 3.5 पे भी जा सकती है, जैसे मेरी आउटलाइन चली गई थी एग्ज़ाम में. तो दैट्स ओके, इसीलिए मैंने कहा पहले 4 सफ़े आप छोड़ें. हाँ, लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी कभी 2 सफ़ों से ऊपर गई नहीं 1.5 सफ़ों से, तो फिर आप बेशक सिर्फ 3 सफ़ों के स्पेस छोड़ दें अपने एग्ज़ाम के लिए. और जो लेंथ ऑफ द बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ की लेंथ है, वो समझें कि 50% से 70% ऑफ द पेज, अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर हैंड राइटिंग. एटलीस्ट 50% का तो पेज हो. अगर पैराग्राफ, इतना पैराग्राफ है आपका, तो इट डजंट लुक लाइक अ पैराग्राफ, ठीक है. सो कम से कम 50% ऑफ द पेज एंड मैक्सिमम 75% ऑफ द पेज, इससे ज़्यादा आपका पैराग्राफ नहीं होना चाहिए. तो ये आपकी जो है होनी चाहिए. लेंथ ऑफ सेंटेंस आपको कोशिश करनी चाहिए शॉर्ट टू मीडियम सेंटेंसेस यूज़ करें, ज़्यादा बड़े सेंटेंसेस ना हो. सब पॉइंट्स भी आप अपनी हेडिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं. कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा रेपिटेशन ना हो, सिर्फ जो कोई यूनिक आइडिया है वही आपका आउटलाइन के अंदर आ रहा हो. मतलब जैसे हमने ये बात की, फिर चाइनीज़ की बात की, फिर मज़ीद इसके अंदर आप कोई चाइनीज़ की एक्सप्लेनेशन सब हेडिंग में ना डाल रहे हो. आउटलाइन में एक बात कन्वे हो गई है मेन, फिर आप अगली मेन बात की तरफ मूव करो. तो yes, you should draw margins on both sides. And no, Naila, I don't teach anywhere now, only on near peer पे political science, constitutional law, gender, और yeah, that's it, जो है वो courses हैं. So this was the discussion that we've had. आप में से बहुत से लोगों की query फिर हमें आती है डिस्कशन के बाद रिगार्डिंग नियर पीरियड, तो आप में से ऑल ऑफ दोज हु वांट टू ज्वाइन, प्लीज़ विजिट द वेबसाइट nearpeer.org, एंड ये आपके पास इंटरफेस आएगा. उसमें आप CSS के कोर्सेज में जाएंगे, यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ अदर कोर्सेज, ऑल कंपल्सरीज, डिफरेंट ऑप्शनल कोर्सेज. वी हैव जस्ट हैड new optional subjects introduced as well. You can also contact this number if you want any personalized guidance, counseling, और आप जानना चाहते हैं नियर पीरियड के हवाले से, कोर्सेज के हवाले से, और कोई भी आपकी क्वेरी है नियर पीरियड से रिलेटेड, CSS से रिलेटेड, किसी भी किस्म की, तो आप ये जो नियर पीरियड की हेल्पलाइन है इस पर कॉन्टैक्ट करके उनसे डिटेल्स ले सकते हैं. आई होप दैट दिस लेक्चर वाज हेल्पफुल टू यू गाइज. इट वुड हैव इम्प्रूव्ड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इशू. If you have any other comments or concerns, please feel free to post. You can even contact the near peer and ask them to convey those questions to me, and I'll try to address them in my other open source lecture series. Thank you very much, guys, for joining, and take care.